अस्सलाम वालेकुम सामीन। हाजिर हैं शरीक हयात नावल की आखिरी किस्त के साथ। शरीक हयात का ये सफ़र आप लोगों के साथ बहुत अच्छा रहा। बिनते असलम की ये बेहतरीन काविश हमारी आवाज़ में सुनकर और पसंद करके आप लोगों ने हमारी कोशिशों को बहुत सराहा है। इस तरह के और नावल सुनने हैं तो नावल नेम हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। आपकी आपके पेश करदा नावल्स पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगेगा। चले बढ़ते हैं शरीक हयात की आखिरी किस्त की तरफ। नाजी भाभी, आपके पास हाई हील्स नहीं है? आप पहनती नहीं हैं? उसकी शू रैक को देखते रोबा ने सवाल किया, जिस पर उसने नफी में सर हिला दिया। मुझे पसंद नहीं, मगर नदीम को अच्छी लगती हैं, इसलिए एक बार पहनी थी उनके लिए, मगर चल ही नहीं पाई, इसलिए फिर कभी पहनी नहीं। उसी के साथ रोबा के दिमाग ने नई खुराफात पका ली थी। वैसे आपको कोशिश करनी चाहिए, मतलब ऐसे शायद वो मान जाए। अगर आप उनके लिए करें तो पहनकर चलने की कोशिश तो करें। सरसरी सी बात करके उसे छोड़कर चली गई। नाजी कुछ लम्हे तो उसे देखती रही, फिर सर झटक दिया। जब काफी देर तक ऐसा कुछ न हुआ तो रोबा का मुंह उतर गया। वो दोनों ही उतरा मुंह लेकर बैठ गए थे। एक नजर मुखालिफ सिमत में जाते नाजी और नदीम को देखा, फिर एक फैसला किया। हैदर नाजी की तरफ मुड़ गया और रोबा नदीम की तरफ। नाजी डाइनिंग पे बैठी सब्जी बना रही थी जब हैदर उसके पास आया। वो उससे बहुत कम ही मुखातिब करता था। भाभी के बजाय उसे बाजी कहना ज्यादा मुनासिब लगता था, जैसे सुफियान रोबा को भाभी नहीं आप ही कहता था। कुछ रिश्तों को मुखातिब करने के लिए लफ्ज दिल से निकलते हैं। नाजी बाजी। उसने हैरत से हैदर को देखा, जो तकरीबन नजरें झुकाए वहां मौजूद था। जी हैदर भाई, आपको कुछ चाहिए? मुझे आपसे डॉक्टर नदीम के बारे में बात करनी है। उसकी बात ने उसके हाथ रोक दिए थे। मैं जानता हूं ये बात हमारा करना मुनासिब नहीं, मगर आप दोनों ने हमारे लिए इतना कुछ किया है। मैंने नदीम भाई के रवैये के बारे में उनसे बात की थी। उन्होंने मुझे बताया वो आपसे किस वजह से नाराज हैं। आप उन पर तवज्जो नहीं देती। आप सिर्फ शाह की वालदा बनकर रह गई हैं, उनकी बीवी बनना भूल गई हैं। हाँ, वो ये कहती हैं कि आप अपने काम में इतने बिजी हो गए कि शाह पे तवज्जो ही नहीं देते, इसलिए वो शाह पर ज्यादा तवज्जो देती हैं ताकि वो अकेला ना हो जाए। जब शाह थोड़ा छोटा था, उसे बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत थी। तब आप भी अपने कैरियर को लेकर परेशान थे। ये उनकी गलती है कि वो आप पर तवज्जो नहीं दे पाई, मगर उन्हें इस बात का एहसास है। मगर अब शाह उनका इतना आदी हो चुका है कि वो उनकी जान ही नहीं छोड़ता। अगर आप भी शाह को खुद से मानूस करते तो शायद उनकी कुछ मदद होती, मगर आपने खुद को काम में बिजी करना मुनासिब समझा तो उन्होंने शाह पे मुकम्मल तवज्जो देना शुरू कर दी। नदीम खामोशी से सर झुकाए उसकी बातें सुन रहा था। उन्होंने खुद को काम में इतना मसरूफ कर लिया कि वो आपसे दूर रहें, आपके इग्नोरेंस से दूर रहें। उन्हें बुरा लगता था। मैं मानता हूं उस वक्त आप शाह पे मुतवज्जा थी, मगर आप थोड़ा वक्त निकालकर उनकी प्रॉब्लम्स पूछ सकती थी। ये बात उन्हें बहुत हर्ट की। आपने उनकी मसरूफियत की वजह जानने के बजाय खामोश होना बेहतर समझा, जबकि वो इंतजार करते रहे कि आप एक बार उनसे कह दें कि आपको और शाहजमान को उनकी जरूरत है। वो लौट आते, मगर आपने उन्हें छोड़कर शाह को देखना जरूरी समझा। आपके स्ट्रगल और मेहनत को देखते उन्होंने कुछ नहीं कहा। आप थक जाते थे। शाह के रोने से आपको मसला ना हो, इसलिए वो रूम से चली गई। आपने भी तो मसाइल हल करने की कोशिश नहीं की। एक बार बात तो करते कि रूम अलग कर लिया। आपको गुस्से में देखकर वो इसलिए खामोश हो जाती कि आप परेशान हैं, और परेशान ना करूं तो बेहतर होगा। आपने भी तो हक से एक दफा नहीं कहा कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। एक बार कहना चाहिए था ना कि लाजी लौट आओ, मैं अकेला हो गया हूं। हो सकता है कि वो मुंतजिर हो। वो मुंतजिर थे आपकी हर नाराजगी भुलाकर। उन्होंने रूम सजाया था आपको सरप्राइज देने के लिए। जिस दिन अपनी मोहब्बत पाई उसी दिन को भूल गई, और उसके बाद मनाया भी नहीं। सिर्फ सॉरी कह देने से सब ठीक हो जाता। सिर्फ सॉरी कह देने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है। कुछ जज्बात खुलकर बताने पड़ते हैं। जज्बात को खुलकर बताएं। उन्हें बताएं कि आपकी मोहब्बत मरी नहीं है, बस चंद गलतफहमियों के नीचे दब गई है। अपनी गलतफहमियों को दूर कर ले नदीम भाई, वरना शाह आपसे दूर हो जाएगा। वो आपके रवैये देखता है, महसूस करता है।
وہ حیدر سے کہتے کہ اس کے پاپا اس کی ماما کو ڈانٹتے ہیں، آپ سے دور دور رہتا ہے، اور یہ بات نازی بھابھی آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی تھی مگر آپ ناراض تھے۔ ندیم کو اب اس کی 2 دن کی باتیں، کوششیں یاد آئیں۔ اس نے ضبط سے آنکھیں بند کی۔ کوشش کریں اپنی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی، اس سے پہلے کہ آپ اس رشتے کو کھو دیں۔ بات ختم کر کے وہ بنا اسے دیکھے چلا گیا تھا۔ روبا نے بھی ایک نظر سر جھکائے ندیم کو دیکھا اور اٹھ گئی۔ حیدر نے مضبوطی سے روبا کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا۔ ہمارے بیچ کبھی غلط فہمیاں نہیں آئیں گی نا؟ وہ پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھی۔ ہم آنے نہیں دیں گے۔ اگر میں کبھی آپ کی بات نہ سنوں نا تو 2 تھپڑ لگا کر سنا دیجیے گا، غلط فہمی دور کر دیجیے گا۔ اس نے مسکرا کر اس کی گال پر ہاتھ رکھا۔ روبا نے بھی سکون سے سر اس کی گود میں رکھ لیا اور ان دونوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ رات کے 2 بج رہے تھے مگر نیند تھی کہ نازی کے قریب تک نہیں آ رہی تھی۔ بازو آنکھوں پر رکھے وہ ندیم کے ساتھ یونی کے دن یاد کر رہی تھی۔ ان کی محبت مثال تھی۔ ندیم لاکھ شرارتی سہی مگر نازی کے علاوہ اس نے کبھی کسی کو نہیں سوچا تھا۔ کلاسیں بنک کرنا، ڈھیروں باتیں کرنا، ڈیسک پر بیٹھ کر شرارتیں کرنا، حیدر کا ایک لفظ اسے یاد آ رہا تھا۔ کیا اس نے سچ میں ندیم کے ساتھ اتنی ناانصافی کر دی تھی؟ ہاں، مجھے تھوڑا وقت دینا چاہیے تھا ان کے حصے کا جو میں نہیں دے پائی۔ کتنا وقت ہوا ایک ساتھ وقت گزارے اور انہیں منایا بھی نہیں۔ سوری بولنے سے سب ٹھیک تو نہیں ہوتا، کچھ اور کرنا چاہیے۔ بازو ہٹا کر ایک نظر شاہ کو دیکھا جو سکون سے سو رہا تھا۔ کچھ سوچ کر اٹھی، الماری کھولی، کپڑے کھنگالنے کے بعد اسے مطلوبہ ڈریس مل گئی۔ واش روم سے چینج کیا، نارمل بناؤ سنگھار کیا اور پھر ندیم کے دلائی ہائی ہیلز پہن کر باہر کی جانب چل دی۔ سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ندیم کی انگلیاں تو لیپ ٹاپ پر تھی مگر سوچ کہیں روبا کی باتوں میں الجھی تھی۔ اس نے بھی ناراضگی کی حد ہی کر دی۔ ایک بار بات تو کرتا، وہ محبت کرتا تھا اس سے۔ تبھی دروازہ کھلا تھا۔ کمرے کی نیم سنہری روشنی میں اس کا سراپا جگمگا رہا تھا۔ بلیک شفون کی بلیک لیس ساڑی جس کے سفید موتیے چمک رہے تھے۔ ندیم بے ساختہ ہی بیڈ سے اٹھ گیا۔ ساڑی سنبھالتی وہ بڑی مشکل سے چلتی اس کے قریب آ رہی تھی۔ جب پیر موڑا وہ گر جاتی مگر جس نے ہاتھ تھاما تھا وہ کیسے گرنے دیتا؟ اس کے مضبوط بازوؤں میں وہ سنبھل گئی تھی۔ ندیم نے بیڈ پر بٹھایا، پھر جھک کر اس کے پیروں سے ہیلز نکالی۔ جب پتہ ہے نہیں چلنا آتا تو کیوں پہنی؟ وہ آپ کو اچھی لگتی ہیں نا؟ اس نے نخوت سے اسے دیکھا۔ مجھے اور بھی بہت کچھ اچھا لگتا، تمہارا مجھے بلا وجہ دیکھنا، مسکرانا، میرے بالوں میں ہاتھ پھیرنا، میرا سر دبانا، ان سب میں سے بھی کچھ ہو سکتا تھا۔ ضروری تھا وہ کرنا جس میں خود کو تکلیف دینی ہو؟ وہ بالکل نارمل انداز میں اس سے بات کر رہا تھا۔ بیڈ پر اس کے ساتھ بیٹھ کر اپنی جیکٹ اس کے کندھوں پر ڈالی۔ اتنی ٹھنڈ میں یہ کیوں پہنا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، ہاٹ لگ رہی ہو، مگر کولڈ ہو گیا تو؟ محبت سے اس کی ناک دبا کر کہا تو اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ اس کے گلے لگ کر ٹوٹ کر رونے لگی۔ ندیم نے اس کے گرد مضبوط حصار بنایا۔ آئی ایم سوری ندیم، آئی ایم سوری۔ میں نے بہت ناانصافی کی آپ کے ساتھ۔ میں آپ کے مشکل وقت میں ساتھ ہوتے ہوئے آپ کا ساتھ نہیں دے پائی۔ آئی ایم سوری۔ مجھے صرف شاہ یاد رہا کہ وہ میری سب سے بڑی خوشی ہے۔ میں یہ کیسے بھول گئی کہ وہ بھی تو آپ نے ہی دی ہے۔ میں صرف ماں بن کر رہ گئی، آپ کی شریک حیات نہیں بن پائی۔ آپ کی حیات تو بانٹ لی لیکن آپ کے دکھ سکھ کی شریک نہیں بن پائی۔ آئی ایم سوری۔ حیدر نے مجھے بتایا آپ کتنے ہرٹ ہیں میری لاپرواہی کی وجہ سے۔ ایک دم اس سے الگ ہوئی، کان پکڑ لیے۔ سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں آپ کو اگنور نہیں کروں گی۔ آپ کے حصے کا وقت آپ کو ضرور دوں گی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ ندیم نے نرمی سے ہاتھ ہٹائے۔ شاہ، وہ سو رہا ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی بات سن کر وہ دوسرے کمرے سے اسے بھی لے آیا تھا۔ بیڈ کے درمیان میں اسے لیٹا کر کمفرٹر دے کر اس کی جانب موڑا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ آئی ایم آلسو سوری۔ مجھے خود کو تب اتنا مصروف نہیں کرنا چاہیے تھا۔ روبا نے صحیح کہا، مجھے تمہاری مدد کرنی چاہیے تھی۔ تمہیں آواز دے کر بلانا چاہیے تھا کہ میں اکیلا ہو گیا ہوں، پر اب نہیں۔
اب سے کوئی غلط فہمی نہیں، ایک دوسرے کو وقت دیں گے، ساتھ رہیں گے۔ وعدہ کرو تم مجھے دوبارہ نہیں بھولو گی، میٹ کو اس کا کام کرنے دو گی، خود کو تھکاؤ گی نہیں، اور میرے ساتھ یہیں اس کمرے میں رہو گی، شاہ کے ساتھ، میرے بیٹے کے ساتھ۔ شاہ کی بات پر اس نے آنسو پونچھ کر ندیم کو دیکھا۔ ندیم، شاہ آپ کو غصہ کرتے ڈر گیا ہے، وہ آپ سے دور ہو رہا ہے، پلیز ایسا مت ہونے دے۔ اس نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا۔ لگ گیا پتہ، اب سے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے ماتھے کو محبت سے چھو کر اسے گلے لگایا۔ آخر ان کے بیچ غلط فہمیوں کی دیوار گر گئی تھی۔ ذیشان، آپ کہاں بزی رہتے ہیں؟ مجھ سے بات ہی نہیں کرتے۔ آج بہت دنوں کے بعد سکینہ کی کال ذیشان نے اٹھائی تھی۔ ذیشان کے دل میں اس کے لیے کچھ تھا نہیں، وہ تو بس اسے سبق سکھانا چاہتا تھا، مگر سکینہ شاید امیدیں وابستہ کرتا جا رہی تھی۔ ذیشان نے بیزاریت سے فون کو دیکھا۔ کچھ نہیں یار، ویسے ہی چند دن سے بہت مصروف تھا۔ تم بتاؤ کیسی ہو، گھر والے سب کیسے ہیں؟ ذیشان، ایک سوال کروں؟ لہجے میں انتہا کی بے بسی اور معصومیت تھی، جس پر اسے حیرت ہوئی۔ آپ سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ کہیں حیدر کے ساتھ جو میں نے کیا اس کا بدلہ تو نہیں لے رہے نا؟ ذیشان نے دلچسپی لیتے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائی۔ ایسا کیوں لگا؟ کیونکہ میں نے جو حیدر کے ساتھ کیا وہ بہت غلط تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر میں کیا کرتی؟ میں ڈر گئی تھی، کیسے حیدر جیسے جوان انسان کا بوجھ اٹھا سکتی تھی، جیسے روبا اٹھا رہی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دل نے گلا کر ہی دیا تھا، جس پر وہ سر جھکا گئی۔ ناخن سے بیڈ پر لکیریں کھینچتی وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ کافی دیر خاموشی کے بعد وہ پھر بولا، دیکھو سکینہ، محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ تم مجھے ایک بات بتاؤ، تم حیدر سے محبت کرتی تھی یا اس کی شخصیت سے مانوس تھی؟ اس کے سوال پر اسے حیرت بھی ہوئی اور شرمندگی بھی۔ بتاؤ۔ وہ خوبصورت تھا ذیشان، بہت وجاہت بھری شخصیت تھی اس کی، ہر لڑکی کا خواب بن سکتا تھا، اور وہ مجھے بھی اچھا لگتا تھا، اس لیے اپنا بنانا چاہتی تھی اسے۔ اس نے گھون کر فون کی اسکرین کو دیکھا۔ تمہیں صرف اس کا حسن پیارا تھا، اور جیسے ہی اس میں داغ لگا تم نے اسے چھوڑ دیا۔ تم نے اس سے محبت نہیں کی، روبا نے اس سے محبت کی، اس کی حقیقت سے محبت کی، اور نہ صرف محبت کی، اسے ٹھیک کرنے کے لیے حد کر دی۔ ایک ہفتے بعد حیدر کا آپریشن ہے، جو کامیاب ہو گیا تو حیدر پہلے جیسا ہو جائے گا۔ ویسے ایک خوبصورت وجاہت بھرا ہر لڑکی کا خواب، لیکن اس کی تعبیر روبا کے حصے میں آئے گی۔ تم نہیں، میں نے دیکھا ہے حیدر کی نظر میں روبا کی قدر، اس کے لیے محبت، ادب، احترام۔ وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ تم نے ہیرا کھو دیا سکینہ، ہیرا۔ خیر، تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں یا نہیں، تو سنو، نہیں، میں تم سے محبت نہیں کرتا، مگر اب تم یہ رشتہ بھی نہیں توڑ سکتی، کیونکہ حیدر کے ساتھ تم نے جو کیا اس کے بعد تم پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ 2 ماہ بعد ہمارا نکاح ہے، تمام رشتہ داروں میں پھیل چکی ہے، تو تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں سوائے میری سیج پر بیٹھ کر میرا انتظار کرنے کی، اور میں کبھی نہیں آنے والا۔ سکینہ کے ہاتھوں سے فون چھوٹ گیا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ ذیشان نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ فون بند کرنے کے بعد اس نے ایک اور کال بنائی۔ ہاں ذیشان، بات کر رہا ہوں۔ سنو، ایک لڑکی کو اغوا کرنا ہے، نام سکینہ عاشر، فوٹو بھیج رہا ہوں۔ ہاں کل ہی کر لو تو بہتر رہے گا، مجھے نکاح سے انکار کی وجہ مل جائے گی، اور اسے سبق پر اپنی پاک بازی ثابت کرتی رہنا۔ اور سنو، صرف ڈرانا ہے، ہاتھ بھی لگایا تو کاٹ کر پھینک دوں گا تم لوگوں کو۔ فون بیڈ پر اچھالنے کے بعد بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گیا۔ تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے میں نے روبا کو کھویا، تمہیں میں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ اگلی صبح ڈاکٹر ندیم کے گھر میں بہار سے کم نہیں تھی۔ نازی کی آنکھ کھلی، اپنا سر اس کے سینے پر پایا۔ رات باتیں کرتے محبت میں ڈوبے کب نیند آ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے ذرا سا اٹھ کر ندیم کا چہرہ دیکھا جو سوتے میں بھی مسکرا رہا تھا۔ اٹھ کر جانے لگی تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا۔ مت جاؤ نا ندیم، صبح کے 7 بج رہے ہیں، اٹھ جائیں، ہاسپٹل نہیں جانا آپ کو؟ اس نے کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا۔ نہیں، موڈ نہیں ہے۔
नाजी ने हैरत से उसका खुमार से भरा चेहरा देखा। आपका हॉस्पिटल जाने का मूड नहीं है? हाँ, नेक्स्ट वीक हैदर का ऑपरेशन है, तभी जाऊंगा। ये वीक हम सब पार्टी करेंगे, पार्टी। उसने सोते शाह के बाल संवारते हुए कहा। नदीम, हैदर भाई और रोबा कितने अच्छे हैं ना। उन्होंने हम दोनों को समझाया, हमें फिर से एक कर दिया, हमारी गलतियां हमें जताई। नदीम ने मुस्कुराकर इस्बात में सर हिलाया। हाँ, बस दुआ करो हैदर ठीक हो जाए, उन दोनों की लाइफ भी नॉर्मल हो जाए। आमीन। सुफियान जी, रोबा आपी और हैदर भाई कितने अच्छे हैं ना कि उन्होंने अम्मी को मिला लिया हमें एक करने के लिए। रात के 10 बजे अपनी अम्मी से चोरी ज़ेबो सुफियान से बातें कर रही थी। हाँ, वो बहुत अच्छे हैं और अच्छों के साथ अच्छा ही होता है। अब बस ये दुआ है कि उन दोनों के साथ भी अच्छा हो, हैदर भाई चलने लग जाएं। आमीन। रोबा बिलाशुबा एक बेहतरीन फैसला था हैदर के लिए, और उसने ये साबित भी किया। बड़ी खिदमत किया, बड़ा सब्र किया है उस बच्ची ने। या अल्लाह, उसका सब्र रायगा न जाने देना। उसकी जिंदगी में अब आसानियां पैदा फरमा। हैदर को इस तकलीफ से निजात दिला मेरे मालिक। मिस्टर एम एस एस आशिर जाए नमाज पर हाथ दुआ में उठाए बैठे थे। हर तरफ रोबा और हैदर की आसान जिंदगी के लिए दुआएं की जा रही थी। हमेशा की तरह हैदर की आंख मुंह पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी की वजह से खुली थी। उसने आंखें मलते देखा तो रोबा खिड़की से पर्दे हटा रही थी। ये सुबह सुबह मुझे फिल्मी अंदाज से उठाना अच्छा लगता है आपको? वो पर्दे की डोरी बांध रही थी जब उसकी आवाज पर पलटी। नहीं, सुबह सुबह की धूप में शिफा होती है। हर बीमारी से निजात की एक नई उम्मीद होती है, एक नई आस। एक नए दिन के आगाज में मैं चाहती हूँ वो धूप आप पर जरूर पड़े। मगर वो हैदर था, मुंह पर ब्लैंकेट लिए फिर सो गया और वो बोलती जा रही थी। उसे देखकर उसकी जाने बढ़ी, ब्लैंकेट खींचा। हैदर उठे, 9 बज गए हैं। पहली दफा बजे हैं, बजने दो, 10 भी बजने दो। उसने फिर ब्लैंकेट मुंह पर ले ली। रोबा ने फिर खींची। 9:30 बजे निक आ जाएगा। तो आने दो, रोज आता है, पहली दफा आ रहा है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे जॉर्ज बुश आ रहा है। दिन ब दिन हैदर को सोते से जगाना रोबा के लिए मुश्किल होता जा रहा था। ठीक होने के साथ साथ वो ढीठ भी होता जा रहा था। हैदर, आप नहीं उठेंगे तो मैं जा रही हूं आपको छोड़ के। मगर उसके पलटने से पहले ही हैदर ने उससे अपनी जानिब खींचा। दोबारा ये जुमला मत बोलना कि छोड़कर जा रही हो, जान निकल जाती है मेरी, डर जाता हूं मैं। रोबा ने आहिस्ता से खुद को उससे अलग किया और घूरने लगी। मेरे आई लव यू का जवाब आप देते नहीं और जाने से जान निकलती है, ये कैसी मोहब्बत है? वो कोई सवाल तो नहीं जिसका जवाब दूं। आप अपने तरीके से मोहब्बत का इजहार करती हैं। मुझे अल्फाज इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है अल्फाज से ज्यादा अमल में मोहब्बत झलकनी चाहिए। जताता हूं, आई लव यू कहना जरूरी है। उससे सवालिया निगाहों से उसे देखा जो कमर पर हाथ रखे उसे देख रही थी। शायद हाँ, अमल अपनी जगह, अल्फाज अपने। हर किसी की अपनी वैल्यू है। अब जैसे नाजी भाभी के अमल में उनकी मोहब्बत नजर आती है, मगर नदीम भाई समझते ही नहीं है, वो गिला करते हैं। तो जब तक नाजी भाभी उन्हें बताएंगी नहीं कि उन्हें क्या गलतफहमी है, तो नदीम भाई समझेंगे कैसे? उन्हें समझाएंगी कि वो उनसे कितनी मोहब्बत करती हैं, तो उन्हें पता कैसे चला? ये तो वही बात कर दी, किसी लड़की ने लड़के को आई लव यू कहने के बजाय अचार भेज दिया और वो अचार उसके दोस्त खा गए। जब लड़के ने पूछा, जवाब नहीं दिया, तो उसने कहा, दिया तो, भेजा तो था अचार। वो लड़का मुंह देखता रह गया। यानी तुम्हारा आई लव यू मेरे दोस्त खा गए, और वो भी खट्टा भी बहुत था। ये कैसा इजहार था? मुंह बनाकर कमरे में बिखरा छोटा मोटा सामान उठाने लगी जब हैदर की आवाज आई, आई लव यू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वो बच्चों की तरह हिल हिल कर काउंटिंग कर रहा था और वो हैरत से मुंह खोले उसे देख रही थी। फिर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। बस। हैदर ने मोहब्बत से हाथ हटाया और पकड़ लिया। अभी कहाँ, बस अभी तो ट्रेन स्टेशन से निकली है, अभी तो जिंदगी भर का सफर है। उसे बाहों में भरते वो बेड ग्राउंड से टेक लगा गया। नाजी के साथ किचन में नदीम ने उधम मचाया हुआ था। वो काम कर कम और बिगाड़ ज्यादा रहा था। आटा गूंदते उसने पूरे काउंटर पर बिखेर दिया था।
उसे भी नाजी ने साफ करके ठीक किया। उसके बाद ऑमलेट के लिए प्याज काटते वो रो भी रहा था। वो भी नाजी को ही काटने पड़े। और अब वो अंडे फेंट रहा था, जिसमें से छींटे कुछ उसके एप्रन पर पड़ रहे थे, कुछ फिर काउंटर पर और कुछ जमीन पर। नाजी ने अचानक उसका हाथ पकड़ा। नदीम, बैटर थोड़ा अंदर करें, आधे से ज्यादा बाहर रहेगा तो अंडे का ये रायता तो फैलेगा ना। उसे सिखाकर वो चूल्हे के पास आई। थोड़ी देर बाद फिर वही हाल। ये नहीं हो रहा नाजी। नाजी ने उकताकर उसका रुख अपने जानिब किया। एप्रन उतारा, उसके हाथ से बैटर लेकर उसे बाहर धकेल दिया। मैं कर लूंगी। मुंह बनाता वो शर्ट के कफ सीधे करता बाहर आ गया, जहां रोबा हैदर को निक के हवाले करके बाहर आ रही थी। गुड मॉर्निंग। नदीम की चहकती आवाज पर उसने हैरत अंगेज नजर से उसे देखा और जवाब देती किचन में आ गई। शुक्र रोबा आप आ गई, मेरी मदद कर दें। नदीम क्या हाल करके गए हैं। उसने हैरत से नाजी को देखा। नदीम भाई यहाँ किचन में आपकी मदद कर रहे थे? हाँ, मदद कम, काम ज्यादा बढ़ा रहे थे। उसने खुशी से उसे खींच कर सीधा किया, जो नीचे कैबिनेट से कुछ निकाल रही थे। वो मान गए? उसके सवाल पर वो मुस्कुराकर सर झुका गई। कल रात को मना लिया मैंने, वैसे जैसे उन्हें अच्छा लगता है हाई हील्स पहनकर। उसने खफत से सो देखा। डांटा उन्होंने कि ये पहनने की क्या जरूरत थी, पर मान गए। सारी गलतफहमियां दूर हो गई। थैंक यू, तुम्हारा और हैदर भाई का। उसने तशक्कुर से उसे गले लगाया। सच शुक्र। हैदर रेडी होकर बाहर आया तो सामने का मंजर हैरत अंगेज तौर पर मुकम्मल था। शाह नदीम की गोद में बैठा खा रहा था। नाजी बाहर आई तो प्लेट रखते नदीम ने उसका हाथ पकड़ा, जैसे छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जो नदीम पूरी नहीं होने दे रहा था। हैदर तो खुशी से झूम गया था। निक, वो देखो। निक ने उसकी नजरों के ताक़ुब में देखा तो नदीम नाजी का हाथ छोड़ने की गर्ज में नहीं था। वो शर्म से सर झुका गया। हैदर के कान के करीब बोला, ऐसे मूवमेंट्स नहीं देखते ना। हैदर ने उसे देखा जो नीम मुस्कुरा रहा था। वहां छोड़कर आओ मुझे। उसके चीख करने पर वो व्हील चेयर धकेलता उसे डाइनिंग टेबल तक ले आया। गुड मॉर्निंग। शाह और नदीम ने एक नजर मुस्कुरा कर उसे देखा। गुड मॉर्निंग, कैसे हो हैदर? उसने इस बात में सर हिलाया। शाह की पूरी तवज्जो अपने बाबा पर थी, जिस पर हैदर और भी ज्यादा खुश हो गया और कुछ ही देर में डाइनिंग टेबल उनके कहकहों से गूंज उठा। रोबा और हैदर के चेहरे पर सुकून था, इस बात से अनजान कि एक नया तूफान आने वाला है सकीना की जिंदगी में। वो अपने कमरे में लाइट्स ऑफ किए सो रही थी। खुली खिड़की का फायदा उठाकर मास्क पहने दो लोग अंदर कूदे। एक नजर सकीना को देखा, रुमाल निकाल कर उस पर क्लोरोफॉर्म लगाया और उसकी जानिब चल दी। इससे पहले कि वो रुमाल नाक पर रखते सकीना जाग गई। उसने बेसाख्ता उसका हाथ पकड़ लिया। कौन हो तुम? उसके सवाल पर वो हमन्नकों की तरह उसे देखने लगे। उस आदमी ने बहुत कोशिश की कि रुमाल नाक के करीब करने की, मगर नाकाम। वो उठ खड़ी थी। सफेद कुर्ता पजामा, दुपट्टे से आरी, खुले बाल। वो किसी की भी नीयत इस वक्त खराब कर सकती थी, मगर जो सामने थे उन्हें हाथ लगाने की कब इजाजत थी? उन्हें तो बस इसे उठाना था। चोर, चोर! उसने शोर मचाना शुरू किया तो वो और डर गए। भागने की कोशिश की तो उसने एक आदमी को पकड़ लिया। अब्बू, अम्मी, चोर, चोर! उसकी आवाज इतनी बुलंद थी कि वो लोग जाग गए थे, ऊपर की जानिब भागे। अचानक दूसरे आदमी ने अपने साथी को बचाने के चक्कर में सकीना के पेट में चाकू घुसा दिया। पेट दर पे 2 बार किए जाने पर वो बेहोश होकर गिर गई और वो भाग गए। आशिर साहब जब तक वहां पहुंचे तब तक शायद देर हो गई थी। सामने का मंजर कयामत से कम नहीं था। सफेद कपड़े सुर्ख हो चुके थे। शहला बेगम की चीखें पूरी हवेली में गूंज रही थी। आशिर साहब ने एम्बुलेंस बुलाई, उसे बाहों में उठाए वो भागे। एम्बुलेंस में डालने के बाद जीशान को कॉल की। हेलो जीशान। वो नींद से बोझल होते वजूद को संभाल कर उनकी बात सुन रहा था। जीशान, सकीना पर कातिलाना हमला हुआ है। वो एकदम उठ बैठा। क्या? कौन सा हॉस्पिटल? एड्रेस बताने के बाद वो जिस हालत में था उसी हालत में भाग गया। इमरजेंसी के बाहर वो तमाम लोग बैठे डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। शहला बेगम को जीशान की वालदा संभाल रही थी। आशिर साहब भी सर हाथों में गिराए बैठे थे।
एक टांग फोल्ड करके दीवार से लगाए वो कमरे के बाहर डॉक्टर का वेट कर रहा था। उसने कई बार अपने आदमियों को फोन किया जो उठा नहीं रहे थे। उसका मीटर हद तक शॉर्ट हुआ पड़ा था। मिलो तुम लोग, तुम्हारा कत्ल मेरे हाथों होगा। थक कर वो जाकर आशिर साहब के साथ बैठ गया। डॉक्टर बाहर आई तो उसके अलावा सभी लपके। वो अभी भी सर झुकाए बैठा था। चाकू उनके पेट में बहुत अंदर तक धंस गया था, जो जो बच्चादानी को भी फाड़ गया। मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा, वो अब कभी मां नहीं बन सकती। उसने मुठ्ठियां भींच कर आंखें जब्त से बंद कर ली। ना चाहते हुए भी एक आंसू आंखों से बह ही निकला। वो जब्त करके बाहर चला गया। खुली हवा में भी उसका दम घुट रहा था जब उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसकी वालदा उसके गले से लगी रोने में मसरूफ थी और वो बगैर किसी तासुर के उन्हें चुप करवा रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, न गम, न गुस्सा, न दुख, न मलाल, कुछ भी नहीं। ये क्या हो गया जीशान? तुम्हारे साथ क्या हो गया? अभी तो खुशियां शुरू भी नहीं हुई थी। उसने आराम से उनके आंसू पोंछे। मेरे साथ कुछ नहीं हुआ अम्मी। वो मेरी मंगेतर थी, बीवी नहीं जो मेरी भी जिंदगी उसके साथ बर्बाद हो जाए। वो हैरत से उसे देखती रह गई। जीशान, ये तुम क्या कह रहे हो? पेशेंट को होश आ गया है। नर्स की बात सुनते ही वो अपनी वालदा को लेकर अंदर आ गया। उसके कमरे के बाहर खड़े होकर एक नजर उसे देखा जो गैर मरई नुक्ते को घूर रही थी। दरवाजा हल्का सा खोल दिया जिससे आवाज अंदर जा सके। मैं क्या कह रहा हूं अम्मी? समझे, मैं कैसे एक ऐसी लड़की से शादी कर सकता हूं जो मुझे औलाद नहीं दे सकती? चीखने की आवाज पर उसने दरवाजे की जानिब देखा जहां शीशे से जीशान नजर आ रहा था। जीशान, खुदा के लिए आहिस्ता बोलो, वो सुन लेगी। सुनने दे अम्मी, उससे भी तो पता चले जो अल्फाज दूसरों के लिए इस्तेमाल किए हों अपनी जात पर कैसे महसूस होते हैं। और कमी तो कमी होती है ना, और खामी ज़दा चीज कौन अपनाता है? मर्द एक औरत लाता है अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए जो ये नहीं कर सकती। मैं क्या, कोई भी मर्द करने से पहले 100 बार सोचेगा। मेरा ज़र्फ इतना बड़ा नहीं कि एक अधूरी औरत को अपना लूं। मुझे माफ करें। हाथ जोड़कर वो अंगूठी वहीं चेयर पर रखकर आगे बढ़ गया। एक इल्तिजा है तुमसे। आशिर साहब की आवाज पर उसने पलटकर उन्हें देखा। परसों हैदर का ऑपरेशन है। तब तक अगर ये बात उसे ना पता चले तो अच्छा होगा। सर झुकाए नहायत जब्त से वो ये अल्फाज अदा कर रहे थे, जिस पर वो असबात में सर हिलाकर बाहर आ गया। गाड़ी में बैठकर माथा स्टीयरिंग से टिका लिया। ये वही जानता था कि ये अल्फाज उसने कैसे वहां बोले, कैसे खुद को मारा था। उसे ये एहसास दिलाते कि मकाफाते अमल इसी दुनिया में है, मगर अब उसका जब्त जवाब दे गया था, इसलिए रो दिया था। क्यों ख्वाबों पे तेरे साए हैं, दिल क्यों है तन्हा मेरा, क्यों खामोश है जुबां मेरी, लफ्जों में कह न पाऊं क्यों दर्द है इतना, तेरे इश्क में रब्बा वे रब्बा वे। ये क्या हो गया आशिर साहब? हमारी सकीना? जब्त से लाल होती आंखों से उन्होंने शहला बेगम को देखा। मकाफाते अमल। हॉस्पिटल की सारी आवाजें मद्धम पड़ गई थी, सिवाय इस लफ्ज के जो हथौड़ी की तरह सकीना के कानों में पड़ रहा था। उसने कानों पर हाथ रख लिया, मगर अंदर से उठती आवाजों को कौन चुप करवा सकता था? मकाफाते अमल तो अटल है। जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। हैदर की आर्जी कमी को देखकर उसने धक्का मारा था उसे, इसलिए मकाफात में उसे ताअबद के लिए अधूरी औरत करार दे दिया था, बंजर। अचानक उसकी नजर अपनी उंगली में मौजूद अंगूठी पर पड़ी, जिसको उसने उतार कर फेंक दिया। मुसलसल रोने की वजह से पेट से खून फिर बहने लगा था, मगर अब उसका दर्द कहाँ था? दर्द तो दिल का था जिसका कोई इलाज नहीं था। और फिर उसी दर्द के साथ वो फिर बेहोश हो गई। 2 दिन बाद हैदर और रोबा ऑपरेशन हॉस्पिटल के रूम में बैठे ऑपरेशन की कॉल का इंतजार कर रहे थे। दोनों का दिल अंदर से डर रहा था। आज या तो आर था या तो पार। हैदर चलता या तो हमेशा के लिए व्हील चेयर पर आ जाता, मगर उन्हें उम्मीद थी कि उनका खुदा उनकी दुआएं जरूर कबूल करेगा। वो घुटनों के बल उनके सामने बैठी थी। हैदर, आज जो भी हो, मगर मेरे लिए आपकी वैल्यू वही रहेगी। आप चलने लगें या नहीं,
یہ خدا کی مرضی ہے، مگر میں آپ کے ساتھ رہوں گی، یہ میری مرضی ہے۔ تو ڈرنا نہیں، میرے یقین پر یقین رکھیں آپ۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھامے وہ اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ جب ندیم آیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ڈرنا مت، فکر مت کرنا، سب ٹھیک ہوگا، انشاءاللہ تم چلنے لگو گے، چلو۔ وہ اسے لے گیا تھا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر روبا انتظار کی سولی پر لٹک گئی تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے تک وہ وہیں آیت الکرسی پڑھتی رہی۔ ایک لمحے کو بھی اس کا ورد رکا نہیں تھا۔ ایسے تھا جیسے حیدر کے ساتھ اس کی زندگی بھی آپریشن تھیٹر میں بند ہو گئی ہو۔ آخر لائٹ آف ہوئی تھی تو اس نے گہرا سانس لے کر دروازے تک گئی۔ ندیم اور ایک سینئر مسکراتے ہوئے باہر آ رہے تھے۔ کچھ لمحے بات کرنے کے بعد وہ روبا کی طرف مڑا۔ آپریشن تو کامیاب ہوا ہے، باقی جب حیدر کو ہوش آئے گا تو پتہ چلے گا۔ ہوپ فار گڈ۔ ایک اور انتظار، ابھی کتنا ہجر، کتنا انتظار باقی تھا۔ 2 گھنٹے مزید گزر چکے تھے۔ اسے جنرل روم میں شفٹ کیا۔ ندیم اور روبا دونوں ہی منتظر تھے اس کی آنکھیں کھلنے کے کہ آخر وہ پل آ ہی گیا۔ جب اس نے دھندلی آنکھوں سے چھت کو گھورا اور منہ سے ایک دردناک آہ نکلی، وہ دونوں بھاگ کر اندر آئے۔ حیدر کیا ہوا؟ روبا کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ اس کا چہرہ لال ہوتا دیکھ کر درد ہو رہی ہے، بہت درد ہو رہی ہے، ٹانگوں میں برداشت نہیں ہو رہی۔ ندیم نے ہاتھ کی مدد سے اس کا گھٹنا فولڈ کرنے کی کوشش کی تو ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز کے ساتھ درد بھری سسکی بھی منہ سے نکلی۔ ڈونٹ وری حیدر، مبارک ہو، تم اب بالکل ٹھیک ہو، یہ درد چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا، تم چلنے لگو گے، بس اب محتاجی ختم۔ وہ حیرت انگیز نظروں سے ندیم کو دیکھ رہا تھا، پھر اپنے پیر کو جو درد سے بھرا پڑا تھا، جو سیدھے رہ رہ کر تھک گئے تھے۔ انہیں حرکت چاہیے تھی، انہیں کام چاہیے تھا جس سے وہ پہلے جیسے ہو سکے۔ اس نے پوری طاقت لگا کر پیر کی انگلیوں کو ہلانا چاہا جو ہلکا سا ہل کر ساکن ہو گئی، مگر وہ لمحہ تو جیسے ان دونوں کی آنکھوں میں جم سا گیا۔ حیدر ابھی نہیں، ایک دم انہیں پریشرائز مت کرو، آہستہ آہستہ، مطلب سمجھ لو تمہیں ابھی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھنا ہے۔ خود سے چلنے کی کوشش کرو گے تو گر جاؤ گے، اور دھیان رہے ریڑھ کی ہڈی پر پریشر نہیں ڈالنا، آرام سے، ٹھیک ہے؟ سو تم دونوں یہ مومنٹ سیلیبریٹ کرو۔ میں آیا۔ فون نکالتا باہر آیا جہاں نازی کی بے شمار کالز تھی۔ مسکرا کر نمبر ری ڈائل کی۔ ندیم، بولو جانا۔ ندیم، آپریشن کیسا ہوا؟ حیدر بھائی کیسے ہیں؟ کامیاب ہوا نا؟ حیدر بھائی ٹھیک ہو گئے نا؟ اس نے مسکرا کر فون کی سائڈ بدلی۔ ہاں، آپریشن کامیاب ہو گیا اور حیدر بالکل ٹھیک ہے۔ انفیکٹ وہ تو آج ہی میراتھن میں حصہ لینے کا سوچ رہا ہے، لے بھی سکتا، چلنا جو لگے گا۔ نازی کا ہاتھ بے ساختہ ہی منہ پر آ گیا تھا۔ وہ اتنی خوش تھی کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا کہے۔ روبا سے بات کرائیں، انہیں اکیلے رہنے دو، اتنی بڑی خوشی پر ان کا پہلا حق ہے۔ حیدر پچھلے 20 منٹ سے اپنی انگلیاں ہلا کر دیکھتا، پھر کوشش کرتا اور حیران ہو جاتا۔ روبا اس کا عمل دیکھ کر روتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ میں ٹھیک ہو گیا روبا۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا تو حیدر نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو تمہاری وجہ سے یہ ممکن ہوا، میں نے تو امید ہی چھوڑ دی تھی، میں تو موت مانگنے لگا تھا، لیکن تم نہیں ٹوٹی، تمہارا یقین نہیں ٹوٹا، اور آج دیکھو میں ٹھیک ہو گیا۔ میرے پیر درد محسوس کر رہے ہیں، یہ درد کی شدت سے بھرے پڑے ہیں جو شاید مجھے کبھی محسوس نہیں ہوئے، لیکن اب ہو رہا ہے صرف تمہاری وجہ سے۔ کون ہو تم؟ اینجل ہو؟ فرشتہ؟ مسیحا؟ مددگار؟ کیا ہو تم؟ وہ نرمی سے اس سے الگ ہوئی۔ میں ان میں سے کچھ بھی نہیں، میں صرف آپ کی دکھ، درد، خوشی، غمی کی شریک ہوں، آپ کی زندگی کا آدھا حصہ ہوں، جس کا فرض آپ کی خدمت کرنا، آپ کے ساتھ دینا، آپ کا ہر جذبہ بانٹنا، آپ کی اصلاح کرنا۔ میں آپ کی بس شریک حیات ہوں، اور آج میرا مقصد پورا ہو گیا، جو آپ کو واپس زندگی کی طرف لانا تھا، میں کھینچ کر واپس لائی۔ اب ان پستیوں میں دوبارہ نہیں گرنا، اب سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا، سب کچھ بھلا کر ایک نئے لمبے سفر کا آغاز اپنے ہم سفر کے ساتھ۔ حیدر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ صرف تمہارے ساتھ۔
سکینہ ہاسپٹل کی در و دیوار کو اجنبیوں کی طرح گھور رہی تھی. وہی سفید کمرہ، دیواروں پر لگے عجیب بیماروں اور ڈھانچوں کے معاملات، ایک بوسیدہ سا کیلنڈر، سائڈ ٹیبل پر پڑے موجود سامان جراحی کے ساتھ ڈھکا ہوا ایک پانی کا گلاس، ہوا سے اڑتے سفید پردے. بالکل ویسا ہی منظر تھا جیسا حیدر پر گزرا تھا جب اس کے ساتھ زندگی نے کھیل کھیلا تھا. اس کے سامنے حیدر کے ساتھ کیا گیا تمام رویہ گھوم رہا تھا. میرا ظرف اتنا بڑا نہیں کہ میں ساری زندگی ایک اپاہج انسان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. میرا ظرف اتنا بڑا نہیں ہے امی کہ میں ایک ادھوری عورت کو اپنا لوں. امی میں ایک ایسے انسان سے شادی نہیں کر سکتی جو چل بھی نہیں سکتا. امی آپ سوچ بھی کیسے سکتی ہیں کہ میں ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لوں گا جو مجھے اولاد نہیں دے سکتی. میں کیا، کوئی بھی لڑکی ایسا فیصلہ کرنے سے 1000 بار پہلے سوچے گی. کوئی بھی مرد 100 بار سوچے گا. اپنے اور ذیشان کے کہے گئے جملے آج یکساں لگ رہے تھے. جو اس نے حیدر کے لیے کہا تھا وہ آج ذیشان اس کے لیے کہہ کر گیا تھا. دنیا گول ہے، جو جہاں سے شروع کرتا ہے وہیں آ کر رک جاتا ہے. مکافات عمل جیسا تھپڑ جس کے منہ پر پڑتا ہے وہ یا تو سدھر جاتا ہے یا مزید ہار جاتا ہے. اب سکینہ پر اس کا کیا اثر ہوا تھا وہ چند لمحوں میں پتہ لگنے والا تھا. ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرنے کے لیے اندر آئی تو بلیڈ پکڑے اپنی نس کاٹنے والی تھی، پر بر وقت اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. پاگل ہو گئی ہیں؟ ہاں پاگل ہو گئی ہوں میں کسی کے قابل نہیں ہوں. محبت کا کوئی حق ادا نہیں کر پائی، میں وفا نہیں نبھا پائی، میں غم گسار نہیں بن پائی. میں نے حیدر کو دھکا مارا تو خدا نے مجھ سے عورت ہونے کا حق چھین لیا. بنجر ہوں، کیا دے سکتی ہوں کسی کو؟ مر جانا چاہیے، مرنے دیں پلیز. ڈاکٹر مگر اس کے ہاتھ سے بلیڈ لے کر کٹ اٹھا کر باہر آ گئی اور اس کی والدہ کو اندر بھیج دیا. سکینہ یہ کیا حرکت تھی؟ اور کیا کروں میں؟ تھک گئی ہوں. ذیشان کبھی بھی مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے. وہ ہمیشہ سے حیدر کا بدلہ لینا چاہتے تھے اور اب تو موقع مل گیا. انہوں نے منگنی توڑ ہی دینی تھی. اچھا ہوا نکاح کے بعد چھوڑتے اختلافات رہتے تو ساری زندگی روتی. اب چند دن سوگ منا کر خاموش ہو جاؤں گی اور اب تو آپ کے پاس ہی رہوں گی. آپ تو رکھیں گے نا، نکال تو نہیں دیں گے؟ جو کچھ میں نے کیا میں حیدر کے بھی پیر پکڑ کر معافی مانگ لوں گی. اس کا آپریشن تھا، وہ ہو گیا ہوگا. مجھے 3 دن ہو گئے ہیں یہاں. آج فون کریں نا کیسا ہوا. شہلا بیگم نے تڑپ کر اسے گلے لگایا. حیدر کا آپریشن کامیاب ہوا ہے، وہ ٹھیک ہو گیا ہے اور چند ہفتوں تک اپنے پیروں پر چلنے بھی لگے گا. وہ ایک دم ان سے الگ ہوئی. سچی امی، روبا کی محنت اس کی خدمت رائگاں نہیں گئی. اللہ صبر کرنے والوں کو پھل ضرور دیتا ہے. میں نے وہ پھل کھو دیا، مگر بہت خوشی ہے کہ روبا اور حیدر ایک نارمل لائف گزاریں گے. انہیں میرے بارے میں تو نہیں بتایا، بتائیے گا بھی نہیں. ناراض ہیں پر پریشان ضرور ہوں گے. پلیز انہیں کچھ مت بتائیے گا. ذیشان اپنی والدہ کے گلے لگ کر مسکرا رہا تھا. جی امی، وہ اب بالکل ٹھیک ہے، چل سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے. اب سب کچھ ٹھیک ہے. روبا کی خوشی میرے لیے بہت اہم ہے جو اسے مل گئی ہے. خدا انہیں ہمیشہ خوش رکھے. اس کی ماں نے کھوجتی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا. تو سچ میں یہ سب کر کے خوش ہے؟ وہ مر رہی ہے ذیشان. وہ جو بھکت رہی ہے اس کا اپنا کمایا ہے. جب یہ بخشش مل جائے گی تو اس کے حصے کی خوشیاں خدا اسے دے دے گا. یہ تو بتاؤ سفیان، یہ مٹھائی تم بانٹ کیوں رہے ہو؟ ہاتھوں میں ٹوکری پکڑے وہ اپنے گاؤں میں مٹھائی بانٹ رہا تھا. سب حیرت سے اس کا منہ دیکھ رہے تھے. کہیں تمہاری شادی تو نہیں ہونے والی؟ اس سے بڑی خوشی آئی ہے چچا، میرا بھائی ٹھیک ہو کر واپس آ گیا ہے. لڈو ان کے ہاتھ میں رکھتا وہ آگے بڑھ گیا اور وہ لوگ اس جھلے کو دیکھتے رہ گئے. لیکن سفیان اور حیدر کا رشتہ وہ کیا سمجھتے؟ یا اللہ، شکر ہے تو نے میری دعاؤں کی لاج رکھ لی. اس بچی کو اس کے صبر کا اجر دے دیا. تو صابرین کے لیے غفور الرحیم ہے اور ظالموں کے لیے ذوالجلال. میں نے اپنے ہی گھر میں تیرے دونوں روپ دیکھے ہیں، مگر یا اللہ وہ بچی ہے، اس کے ساتھ اتنا ظلم نہ کر. میری ایک اولاد کو کھو چکا ہوں میں، دوسری کا دکھ ساری زندگی نہیں اٹھا سکتا. اس کی سزا کم فرما دے میرے مالک. تیرا ایک عاجز اور نادم سا بندہ تجھ سے التجا کرتا ہے. مجھے خالی ہاتھ مت لوٹانا میرے مالک.
आसिर साहब हॉस्पिटल के नमाज प्लेस पर नमाज अदा कर रहे थे। हैदर को 3 दिन ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद ले आया गया था, जहां उसका इस्तकबाल शानदार तरीके से हुआ था। वो अभी व्हील चेयर पर था। एकदम अपनी टांगों पर सारा वजन वो डाल नहीं सकता था, जिसे कम से कम भी 1-2 हफ्ते उसे व्हील चेयर से हिलना भी नहीं था। शाह, नदीम, रोबा, नाजी सब ही खुश थे। हर तरफ एक खुशी का माहौल था, जब अचानक नदीम बीच में से गायब हो गया। हैदर शाह के साथ खेल रहा था और रोबा नाजी से बातों में मशगूल हो गई थी, जब काफी देर बाद दरवाजे पर बेल हुई। नाजी ने रोबा से बात करते दरवाजा खोला तो सामने मौजूद शख्सियात को देखकर उसने बमुश्किल अपनी चीख रोकी। अम्मी! निहायत शफकत ज़दा चेहरा, पुरनूर पुरवकार शख्सियत, वो आज भी वैसी ही थी जैसे रोबा से मुलाकात के वक्त थी। नाजी की आवाज़ पर वो भी दरवाजे की जानिब बढ़ी तो आसिया बेगम नाजी से मिल रही थी। उन्हें देखकर वो बेसाख्ता ही उनसे लिपट गई। कितनी ही देर वो उनके गले लगे रो रही थी। मैं आपको बता नहीं सकती मैं आपकी कितनी शुक्रगुजार हूँ। आज आपकी वजह से इस मुकाम पर हूँ। और हैदर एक है, हैदर ठीक है, मैं खुशहाल हूँ, बहुत शुक्रिया। उनकी हाथ की पुश्त को चूमकर अपनी आंखों से लगाया तो नदीम, उरूज, नाजी हैरत से उन्हें देखते रह गए। मैं सिर्फ उनसे मोहब्बत नहीं करती बल्कि अकीदत करती हूँ। मेरी माँ ना होते हुए भी माँ होने का पूरा हक अदा किया है इन्होंने। आसिया बेगम मुस्कुराकर उसकी बातें सुन रही थी। शफकत से उसके सर पर हाथ रखा। मैंने वही किया जो एक अल्लाह के बंदे को दूसरे अल्लाह के बंदे के साथ करना चाहिए। हैदर से तो मिलवाओ, मैं भी तो देखूं किसने मेरी अल्लाह मियाँ की गाय को पागल किया हुआ है। असबात में सर हिलाकर उन्हें अंदर ले आई। उसके जोश को देखकर नदीम और नाजी खुद ही 2 कदम पीछे हो गए थे। हैदर शाह के साथ खेल रहा था। ऑपरेशन की वजह से अब वो उसे गोद में नहीं बैठा सकता था, इसलिए टेबल पर सर झुकाए वो उसके साथ कलर्स कर रहा था, जब बालों में किसी का हाथ महसूस हुआ। सर उठाकर देखा तो बुजुर्गवार मुस्कुराता चेहरा उसे देख रहा था। अस्सलामुअलैकुम, आप आसिया आंटी हैं ना? असबात में सर हिलाकर उन्हें रोबा को देखा। बहुत खूबसूरत है, जिस पर वो शर्माकर नाजी के पीछे हो गई। हैदर कभी उससे देखता कभी आसिया आंटी को। उरूज तो आते ही शाह की हो गई थी। सरबराही कुर्सी पर बैठी आसिया बेगम ने एक तायराना नजर सब पर डाली। नदीम नाजी को गहरी नजरों से देख रहा था, जो कभी शर्मा रही थी तो कभी उसे घूर रही थी। हैदर रोबा को चोरी चोरी फ्लाइंग किसेस भेज रहा था और रोबा उसे ये सब बंद करने का कह रही थी। उरूज वहाज के साथ फोन पर बातों में मगन थी और शाह माथे से बाल हटाने की अनथक कोशिश कर रहा था। एक जोरदार अहंकारा भरकर उन्होंने मुखातिब किया, ये आवारा आशिकों वाली हरकतें बंद हो सकती हैं? नदीम को एकदम ही ठुसका लग गया था। हैदर का हाथ अपने मुंह पर ही चिपका रह गया और उरूज ने फोन बिना बंद किए ही रख दिया था, जिसमें से वहाज के हंसने की आवाज आ रही थी। नाजी और रोबा शर्मिंदगी से नजरें झुका गई। आसिया बेगम ने उन्हें देखा और फिर प्लेट पर झुक गई। खाना खाओ। सुख का सांस लेकर उन्होंने खुद को नॉर्मल किया और फिर एक संजीदगी के साथ खाना खाया जाने लगा। रोबा और नाजी सब को सर्व करने लगी, जब अचानक उसने हैदर का हाथ पकड़ लिया। उसका खाता हाथ रोके वो कोई बात खत्म करके उसकी जाने मुड़ी। ये नहीं खाना, इसमें टमाटर है, टमाटर मना है आपको। और नाजी भाभी, नदीम भाई को देख लें, वो चाट के बाउल में चमचे डाल रहे हैं। नदीम का हाथ वहीं रुक गया था। नदीम को ज्यादा मिर्च मसाले से तकलीफ रहती थी, इसलिए नाजी उसका ख्याल रखती, मगर वो आंख बचाकर कुछ न कुछ खा ही लेता। मगर आज रोबा ने उसे पकड़वा दिया था। वो शर्मिंदा सा होकर चम्मच टेबल पर रखकर मुंह बनाकर बैठ गया, जब नाजी ने उसकी जानिब चम्मच बढ़ाया। थोड़ा तो चलता है। उससे कमरे में छोड़कर जाने के बाद रोबा बाहर नाजी की मदद करने चली गई। बाकी लोग भी कमरों में चले गए थे। हैदर अपनी हिम्मत मुजतमा करता व्हील चेयर से उठने की कोशिश करता, फिर दर्द की शिद्दत और कपकपाहट की वजह से फिर बैठ जाता, फिर कोशिश करता, फिर वही सब होता। आखिरी बार गिर कर वो लंबे लंबे सांस ले रहा था। माथे पर पसीने की बूंदें उबल रही थी। रोबा अंदर आई तो उसकी ये हालत देखकर घबरा गई। हैदर, क्या हुआ है आपको?
उसने एक नजर रोबा को देखा, फिर मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो अपने दुपट्टे से उसका पसीना साफ कर रही थी, जिसे उसने रोक दिया और अपने सामने बिठा लिया। कुछ नहीं हुआ मुझे, इतना न डरा करें, अब नहीं मरने वाला। रोबा ने खफगी से उसे देखा। हैदर ऐसी बातें क्यों करते हैं? सच ही तो है। जब आई थी वापस, तब आखिरी सांसें ले रहा था। शुक्र खत्म होने से पहले वापस आ गई। हाथ साइड टेबल पर रखकर दूसरा उसका हाथ पकड़कर वो आसानी से खुद बेड पर बैठ गया, जिस पर रोबा उसे देखती रह गई। यकीन से नहीं आ रहा ना, कल तक जो हिल भी नहीं पा रहा था, आज वो चल सकता है। रोबा की आंखें फिर भर गई थी। हैदर ने प्यार से उसके आंसू पोंछे। अब रोने का वक्त गया, अब से खुशियों का आगाज होगा। घुमाकर उसकी पोस्ट को सीने से लगाया और बेड ग्राउंड से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। वो भी आंखें बंद किए लेटी थी। हैदर, अगर मैं आपसे पहले चली गई तो भी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तुम और मैं अलग कब हैं? वो एकदम उठ बैठी। नहीं हैदर, हम में से जो भी पहला चला गया, दूसरा नहीं जाएगा। दूसरा जिंदा रहेगा अपने बच्चों के लिए, उनकी मोहब्बत के लिए। वादा करें, अगर मैं पहले मर गई तो आप मेरे साथ नहीं मरेंगे, हमारे बच्चों के लिए जिंदा रहेंगे। उसने एकदम उसका चेहरा हाथों में भरा। ये क्यों कह रही हो? क्योंकि मौत अटल है। मुझे डर लगता है आपसे अलग होने से। एक मौत ही तो है जो हमें अलग कर सकती है। उसकी बातों से हैदर का भी दिल घबरा गया था, फिर भी वो संभल गया। मौत मौत कल है, आज जिंदगी है। कल की मौत का सोचकर आज की जिंदगी की कुर्बानी गलत नहीं। तुम्हारा मेरा साथ जहां तक रहेगा, अटल रहेगा, समझी? मेरी जिंदगी हो तुम, मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार, एहसास, जुनून, हसरत, आदत, लत, सब कुछ तुम हो। क्योंकि तुम वो हो जिसने मुझे दूसरा जन्म दिया है, मेरी जिंदगी बचाई है, और जिंदगी बचाने वाले की अमानत होती है। इसमें अब खयानत नहीं करूंगा, इसलिए कोई ऐसा काम मैं अब नहीं करूंगा जिसमें जान का खतरा हो। और तुम भी वक्त की तय इतनी मत चढ़ा लेना कि सब मनबल हो जाए। हमें कई सदियां गुजारनी है साथ, समझी? बच्चों की माँ बनकर मुझे मत भूलना प्लीज। उसका चेहरा हाथों में थामे वो उसके करीब चला गया, और फिर वो एक दूसरे की कुर्बत में सब भूल गए। आसिया और उरूज को आए एक हफ्ता हो गया था, और एक हफ्ते में घर कहकों से गूंजता रहा था। शाह भी बढ़ चढ़कर शरारतें करने लगा था। हैदर और उरूज के होते उसे कोई कुछ कह ही कब सकता था। रोबा और नाजी किचन में खाना बना रही थी। हैदर और नदीम लॉन में थे। आसिया बेगम कमरे में कुरान शरीफ पढ़ रहे थे, और उरूज छत पर अपने मियाँ से बात कर रही थी। वहाज, मुझे क्यों लग रहा है आपने मीठा खाया है? उसकी बात सुनते ही वहाज ने सामने पड़ी पेस्ट्री को परे धकेल दिया और मुंह साफ किया। नहीं बेगम, कब खाई? आप खाने ही नहीं देती। फिर तो पक्का खाई है, क्योंकि आप ये कैसे कौन तभी करते हैं जब कुछ छुपा रहे हो। कल ही वापस आ रही हूं, आप शामत बुलाएं अपनी। उसने फोन बंद कर दिया और अरे अरे करता ही रह गया। उसने छत से नीचे देखा तो एक खुशी दर आई और भाग कर नीचे आई। किचन में रोबा को खींचा। हैदर भाई को देखें। उसे खींचकर वो बाहरी दरवाजे तक पहुंची, जहां सामने हैदर लड़खड़ाता छोटे छोटे कदम उठा रहा था। वो पहली दफा उसे चलते देख रही थी। उसका कद भी पहली दफा ही देखा था, जो नदीम से भी जरा ऊंचा था। भरा भरा जिस्म, वजाहत से भरपूर चेहरा, धूप से चुंधियाई आंखें। वो पूरी कोशिश से आगे बढ़ रहा था, जहां आगे नदीम उसे चेयर अप कर रहा था। गुड, वेरी गुड हैदर, आराम से, जल्दबाजी नहीं। वो फूंक फूंक कर कदम रख रहा था जब अचानक दर्द की शिद्दत से पैर लड़खड़ाया और वो गिर गया। रोबा भाग कर जाने लगी तो आसिया बेगम ने उसे वहीं रोक दिया। उसे गिरने दो बच्चे, जब चलना सीखते हैं तो गिरते हैं, फिर नए अज़्म से उठते हैं। उसे सहारा मत दो, खुद उठने दो। उसने सामने देखा जहां वो जमीन पर बैठा था और नदीम उसे उठने का इशारा कर रहा था। 1 साल इन टांगों ने बहुत आराम किया है, इन्हें थोड़ी मुश्किल होगी, मगर हार नहीं पानी। हाथों का मुक्का बनाकर उसने जमीन पर रखा, सारा वजन हाथों पर डालकर ऊपर उठने की कोशिश की। 2-3 बार हारने के बाद आखिर वो कामयाब हो ही गया।
तमाम खवातीन उसकी एफर्ट देखकर तालियां बजा रही थी, मगर उसकी नजर रोबा पर ही थी, जिसके हाथ सबसे ऊंचे थे, जिसके दांत सबसे ज्यादा निकल रहे थे। फिर सांस लेने की गर्ज से बैठ गया। उस रोज हैदर यूं ही चलने की कोशिश करता, कभी गिरता, कभी संभलता, फिर गिरता। चलते चलते रोबा को देखकर लड़खड़ा जाना तो मामूल हो गया था, जो रोबा ने भी महसूस किया था। इसलिए जब भी वो प्रैक्टिस करता, रोबा वहां जाती ही नहीं थी, चोरी चोरी उसे देखती थी, मगर वो फिर भी गिरता था, जिससे वो उदास हो जाती थी। काम से फारिग होकर वो कमरे में आई तो वो बेड पर लेटा हुआ था। अब तो वो खुद ही ये सब कर लेता था। वो सीधा लेटा था। हैदर में आपकी करवट, मगर उससे पहले ही वो करवट बदलकर दोनों हाथ चेहरे के नीचे रखे उसे देखने लगा, जिस पर वो मुस्कुराकर सर झुका गई। मैं भूल जाती हूँ आप ठीक हो गए हैं। वो अभी भी मुस्कुराकर उसे देखे जा रहा था, जो सोफे की जानिब बढ़ रही थी। जब उसकी नजर छुपकली पर पड़ी, उसने चीख मारी तो वो हड़बड़ाकर बेड से उतरा, उसकी जानिब भागा तो लड़खड़ाकर गिर गया। रोबा ने मुड़कर उसे देखा। उठे हैदर। वो जो दर्द की शिद्दत से लाल हो गया था उसे देखने लगा। उठे, कुछ नहीं हुआ। आपने वादा किया था जब चलना शुरू करेंगे अपने पहले कदम मेरी जानिब लेंगे। वादा पूरा करें। मैं आपकी मदद नहीं करूंगी। उठें। बालों का जूड़ा बनाती वो अदा से सोफे पर बैठ गई। शदीद दर्द के बावजूद वो उठने की कोशिश कर रहा था। वादा पूरा करें हैदर, मेरी जानिब आए, मैं ये वादा बख्शूंगी नहीं। पुख्ता लहजे में कहती वो सोफे से उठकर खिड़की की जानिब चली गई थी, क्योंकि हैदर उठकर लड़खड़ाता उसके थोड़े पास आ गया था। चांद की रोशनी में मुनव्वर रोबा का चेहरा, हड्डियों में सिरायत करती ठंडी हवा से उड़ते बाल और उसका सिमटता वजूद, बाजुओं अपने गिर्द लपेटे वो उसकी जानिब मुड़ी तो हैदर को मजीद बेचैन कर गई। लड़खड़ाता वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब बढ़ने लगा। खिड़की के पास पहुंचकर उसे छूना ही चाहा तो घूमकर वॉशरूम के दरवाजे के पास चली गई। बस इतना ही, मैं तो यहां खड़ी हूं, आए मेरे पास। हैदर के होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट आ गई थी। मजबूत कदम उठाता वो उसकी जानिब बढ़ा। इस बार लड़खड़ाहट कम थी। वो जहां उसके पास पहुंचता वो घूम कर कहीं और हो जाती। चलते चलते उसके कदम पहले से ज्यादा मजबूत हो गए थे। इस वक्त भी वो बेड के पास खड़ी थी। जब वो उस तक पहुंचा, वो घूम कर जाने लगी, मगर इस बार उसने बाजू से खींचकर उसे बेड पर गिरा दिया और खुद उस पर झुक गया। वो आंखें मूंदे गहरे गहरे सांस ले रही थी। आवारा कुछ लटें उसके चेहरे पर बिखरी थी। उसके एक एक नक्श को गौर से देखते उंगलियों के पोरों से बाल चेहरे से हटाए। रोबा ने आंखें खोल कर देखा तो वो दीवानों की तरह उसे देख रहा था। हैदर, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हारी बारी। तुमने कहा था जिस दिन तुम्हें खुद बेड पर लेकर आऊंगा तुम तब आओगी। अब तुम्हारी बारी, अब मुझसे दूर जाने का सोचना भी मत। जिस पर उसने नफी में सर हिलाया। उसके पहलू में दराज होते वो छत को घूरने लगा। याद है रोबा, जब तुम पहली दफा आई थी तो कैसे नीचे बैठे रो रही थी। तुमने मेरे पैर पकड़े थे और मैं उन्हें पीछे नहीं कर पाया था। तब मुझे बहुत बुरा लगा था, मगर तब मुझे सकीना की वजह से हर औरत पर गुस्सा था, इसलिए तुमसे भी बहुत बुरे लहजे में बात की थी। रोबा ने करवट बदल कर सर उसके सीने पर रखा और आंखें बंद कर ली। वो मंजर उसकी आंखों में उतर आया था। उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। हैदर की नजरों में भी वही मंजर चल रहा था जब उसने पहली दफा रोबा को देखा था। तब उसे इस पर गुस्सा था। उसने कब सोचा था ये लड़की उसकी जिंदगी बदल देगी, सांसों की जगह अपना आप भर देगी। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। हैदर, फिर अगली सुबह आपको क्या हो गया था? तब आप बहुत पोलाइट हो गए थे जब मैं कुरान निकाल रही थी। बोले ना। उसके बोलने पर उसने मजीद खुद में भींचा, क्योंकि मैं सारी रात यही सोचता रहा था कि उसमें आपका क्या कसूर। आपके साथ भी तो गलत हुआ था, इसलिए नर्म हो गया था। और रोबा, तुम्हें याद है आपका मुझसे पहला सवाल जब आपको पता चला था कि मैं दुआ में मौत मांगता हूं? रोबा ने मुस्कुराकर उसे देखा। जी,
और आपने तब से मेरे सवालों के जवाब ना देने की कसम खाई थी। अब दूंगा ना सारे सवालों के जवाब, अपने अंदाज में। उसके बालों में चेहरा छुपाते खुमार आलूदा लहजे में बोला तो वो खुद में समेट गई। याद है रोबा, जब आपने पहली दफा मेरी मदद की थी मेरी करवट बदलने में, तब मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत आ गई थी। उस मंजर को याद करते रोबा की आंखें भर गई थी। तभी तो पहली बार उसने हैदर के चेहरे पर शर्मिंदगी देखी थी, तशक्कुर देखा था। तभी तो वो डरी थी और गलत फैसला कर लिया था। हैदर के गिर्द अपनी गिरफ्त मजबूत करते वो रो दी थी। वो एहसास ही जानलेवा था कि उसने हैदर को तकरीबन खो ही दिया था, मगर फिर भी उसने वक्त से हैदर को चुरा ही लिया था। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। 2 पल के जीवन में एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। जब मैंने तुमसे पहली बार तुम्हारा नाम पूछा था तो सुफियान ने तुम्हें रोबाइशा के बजाय जेबाइशा कहा था। उसे तुम्हारा नाम समझ नहीं आया था। वो हंस दी थी। जब मैं तुम्हें विंडो से देख रहा था तब तुम मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, धूप से खेलती। फिर तुम्हें अचानक क्या हुआ था जो मुझे देखकर तुम भाग गई थी? उस याद को याद करते वो जब्त की इंतहा पर आ गई थी। उसने सर ऊंचा करके हैदर की आंखों में देखा। जो मंजर मैंने ख्वाब में देखा था बिल्कुल वैसे ही आप मुझे शीशे से नजर आ रहे थे। अपनी ख्वाब की ताबीर से डर गई थी, इतना डर गई थी कि आपको छोड़कर ही चली गई। उसके सीने पर सर गिराए वो टूट गई थी। हैदर ने प्यार से उंगलियां उसके बालों में घुसा दी। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। उसके बाद यूं लगा जैसे मैं दुनिया के सबसे बेकार इंसान हूं, कोई मुझे अपनाना नहीं चाहता। तब समझ आया सारी दुनिया हुस्न परस्त है और मेरे पास न हुस्न है न पैसा। सकीना ने भी मेरी खामी को देख कर छोड़ा और आपने भी जिंदगी भर के बोझ से जान छुड़ा ली। नहीं हैदर, मैं हुस्न परस्त नहीं थी। मुझे आपकी बीमारी से डर नहीं लगता था। मुझे आपकी शर्मिंदगी, आपके शुक्रगुजार होने से डर लगता था। मैं आपके चेहरे पर शर्मिंदगी नहीं देख पाती थी। मगर आपको खोकर मैंने क्या पाया था? कुछ भी तो नहीं। अल्लाह तक को खो दिया, घर को खो दिया, सबसे दूर हो गई। मुझे भी तो सजा मिली थी। हैदर ने मुस्कुरा कर उसे देखा। शुक्र आपको अपनी गलती का एहसास वक्त से पहले हो गया, वरना थोड़ी देर भी करती तो शायद सिर्फ कब्र ही देख पाती। प्लीज ऐसी बातें ना करे। हैदर ने हंसकर आंसू साफ किए और चेहरा उसके करीब कर लिया। अच्छी अच्छी बातें याद करते हैं। याद है जब आप वापस आई थी और आशिर चाचू से बहस के बाद उन्होंने आपको कमरे में सामने धकेला था? उस वक्त जिस तरीके से आप मुझे देख रही थी, मुझे आपसे डर लग रहा था कि कहीं आप मुझे गला दबाकर मार रहे तो नहीं आई। उसने खफगी से उसे देखा, लेकिन उसके बाद आपका इजहार करना, उफ। उसने मुसर्रत से आंखें बंद करके उस मंजर को याद किया। एक लम्हे को तो दिल बंद हो गया था मेरा। यकीन नहीं आ रहा था कि कोई लड़की मेरी हकीकत जानने के बावजूद भी ये अल्फाज मुझसे कह सकती है। इसलिए तो चंद लम्हे शौक रह गया था, और जब होश आया तो चाचू और सुफियान को देख शर्म भी आई। आपको नहीं आई थी? जिस पर रोबा ने ढीठों की तरह सर ना में हिला दिया। जी, आप काफी बेशर्म हैं। रोबा ने गुस्से से उसका नाक पकड़ा, जिस पर वो हंस दिया। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूं। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूं। आंखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। उसके बाद तो आप अपने रंग दिखाने लगी। उफ, कभी कभी आपकी बातें मुझे शर्माने पर मजबूर कर जाती थी। आपका ना डरे मेरे करीब आना, हक जताना, मोहब्बत भरी बातें करना। हैदर ने एकदम उसके मुंह पर हाथ रखा। रोबा ने एकदम उसके मुंह पर हाथ रखा। हैदर, बस करें, मुझे शर्म आ रही है। उसने हैरत से हाथ हटाया। आपको और शर्म? अच्छा मजाक था। तब तो आपका मुंह ठीक करने के लिए कहती थी, वैसे मुझ में बहुत हया है। हैदर ने मोहब्बत से उसका गाल सहलाया। मैं जानता हूं, मैंने आपकी हया के सारे रंग देखे हैं, इसलिए तो मुझे रंग दिया आपने अपने रंग में। लेकिन मुझे इस बात से आप पर गुस्सा है। अचानक ही वो उससे दूर हो गया था, जिस पर तड़प कर उठी। किस बात पर?
आपने मुझे कामचोर कहा था। रोबा की खनकती हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो तो मैं आपको जोश दिला रही थी। उस वक्त आप दर्द से चूर थे। आपका ध्यान बटाना जरूरी था, इसलिए वो बहस शुरू की थी। मगर उसका फायदा भी हुआ था। आप भूलकर बहस करने लगे थे। वैसे तो आप लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। इस बात पर वो भी हंस दिया था। याद है, मैंने जब तुम पर उल्टी कर दी थी, तब मेरा दिल कर रहा था जमीन में गड़ जाऊं, इतनी शर्मिंदगी हुई थी। हैदर, जब मैं वापस आई थी तब आप घर पर नहीं थे। कहाँ गए थे? वो तो मैं मेरे मामूजाद बदर की शादी पर गया था। और हैदर, वो जो जुमला अधूरा छोड़ा था कि उम्मीद करूंगा कि मैं आपको। इस बात पर हैदर ने मुस्कुराकर गहरी नजरों से देखा कि तुम मुझे अपनी सुपर नेचुरल पावर से ठीक कर दोगी। रोबा हैरत से उसे देखती रही। नहीं, मतलब सच में सुपर नेचुरल पावर? वो कहां से आई मेरे पास? इस बात पर वो हंस दिया। वैसे ही जैसे मैंने यहां से जाकर तुम्हारे लिए आम चुराने हैं। अब हंसने की बारी रोबा की थी। एक मेरा सवाल और था हैदर। हैदर ने पुरशौक नजरों से उसे घूरा। मुझे तुम्हारी जात का हर पहलू बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा बिना हिचकिचाए मेरे करीब आना, मुझसे मोहब्बत भरी बातें करना, मेरे बाल संवारना, मुझे खाना खिलाना, मुझसे जिद करना, अपनी बात मनवाना, हर पहलू। रोबा ने मोहब्बत से फिर उसके माथे से बाल हटाए। आई लव यू। अच्छा रोबा, याद है। और जब बीती बातों को याद करते करते वो एक दूसरे के पहलू में बस गए थे। रात गुजर गई थी, मगर बातें खत्म नहीं हो रही थी, और शायद ये अब ता हयात खत्म होनी भी नहीं थी। हैदर और रोबा की जिंदगी में तूफान आकर थम गया था। उनके साबित कदम वहीं जमे थे और उन्होंने अपना आशियाना फिर बसा लिया था। उन दोनों की नजर व्हील चेयर पर पड़ी, जो बंद करके एक कोने में रख दी गई थी। ये वो निशानी थी जो शायद हैदर को रोबा की कदर हमेशा याद दिलाती रहेगी। हैदर और व्हील चेयर का रिश्ता भी एक कहानी बन गया था। तूफान को आना है, आकर चले जाना है। बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। परछाइयां रह जाती हैं, रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। वो सब नाश्ते की मेज पर बैठे थे। रोबा और नाजी हमेशा की तरह खाना सर्व कर रही थी। खाली कुर्सी देखकर नदीम ने रोबा को देखा। हैदर, वो जाग तो रहे थे, फिर पता नहीं क्यों नहीं आए अब तक। उसे देख लेना था एक दफा कहीं कुछ। अब मुझे कुछ नहीं होगा। नदीम की बात बीच में ही काट दी गई थी। उन सब ने एक साथ उसे देखा और देखते रह गए। व्हाइट टी शर्ट पर जैकेट, ब्लू जीन्स, माथे पर बिखरे गीले बाल, पैरों में जॉगर्स। व्हील चेयर के बगैर वो अपने पैरों पर खड़ा हर किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे कर गया। एहतियात से कदम उठाता वो नदीम के पास आया, जो हैरत और खुशी से उसे देख रहा था। हैदर ने दोस्ताना तरीके से बगलगीर हुआ। थैंक यू डॉक्टर नदीम, आज आपकी वजह से मैं एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा हूं। अगर आप मेरा इलाज न करते तो शायद इसी बेड पर पड़ा मैं बंजर हो जाता, लेकिन आपकी उम्मीद और आपका इलाज मुझे फिर से उस मकाम तक ले आया है। थैंक यू सो मच। नदीम ने मुस्कुराकर उसकी पीठ पर थपकी दी। गुड माय बॉय। नदीम के बाद वो आसिया बेगम की तरफ गया, जिन्होंने मोहब्बत और शफकत से उसके सर पर हाथ रखा। आप हमारी मसीहा हैं, जिन्होंने रोबा और हैदर को एक किया। शुक्रिया मुझे रोबा वापस लौटाने के लिए। मेरी चलती सांसों में कुछ हवाएं आपकी भी हैं। मैं सारी जिंदगी आपका शुक्रगुजार रहूंगा। खून का रिश्ता ना होते हुए भी अपनों जैसी मोहब्बत मिली है मुझे। यहाँ से बड़ा भाई, बड़ी बहन जैसा ख्याल। ऐसा है ना अनाजी बाजी? आपने मेरा और रोबा का बहुत ख्याल रखा है। इस घर में गुजारा गया हर वक्त मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त है। नाजी ने मुश्किल से खुद पर काबू किया था। रोने से खुद को रोका था। शाह के करीब घुटने के बल बैठकर उसे प्यार करने के बाद मुस्कुरा कर देखा। आज फुटबॉल खेलेंगे सारा दिन, जिस पर वो उछल पड़ा था। रोबा खुद पर काबू करती किचन में आ गई, जहां नाजी और उरूज उसके पास आई। मुबारक हो रोबा, बहुत मुबारक हो। सबकी मुबारकबादें समेटती उसने हैदर को देखा,
जो कुर्सी पर बैठा नाश्ता कर रहा था। मैं कितने दिन तक घर वापस जा सकता हूँ? कुछ दिन तक। तुम्हारे 1-2 टेस्ट हैं और क्लियर हो जाएं, फिर तुम जा सकते हो। उसने हंसकर इस बात में सर हिलाया। सामने किताबों का अंबार लगाए वो एक एक किताब को साफ करके शेल्फ में लगा रही थी। 2 दिन से सकीना ने नौकरों को पागल कर रखा था। हैदर और रोबा के कमरे को अपने हाथों से सजाती वो थक भी नहीं रही थी। 1 महीना हो गया था उस वाक़े को, और इतने वक्त में उसने खुद को इतना मसरूफ कर लिया था कि वो दवाइयाँ खाना भी भूल जाती थी। हैदर की एक एक चीज़ को अपने हाथों से सजा रही थी, इसलिए नहीं कि वो उसे दोबारा पाना चाहती थी। उसने मकाफात अमल से जिंदगी संवारने का फैसला किया था, अपना दिल साफ कर लिया था। उन दोनों के कपड़ों को इस्त्री करके हैंग करने से लेकर पर्दे बदलने तक उसने हर काम खुद किया था। जख्म कितना सही हुआ था या नहीं, इस बात का भी उसे होश नहीं था। अचानक उसके हाथ में हैदर की स्केच बुक थी। अपनी तस्वीर देखकर उसकी आंखें भर गई। उसने क्या खो दिया था? मगर वो मेरी किस्मत में होता तो वो हादसा ही क्यों होता? वो तो रोबा का ही था, हमेशा से। आंसू साफ करके बुक दराज में रखी। शेल्फ ठीक करने के बाद वो डस्टिंग करने लगी तो साइड टेबल पर खून की जमी बूंद देखकर रिफत को घूरा। ये सफाई करती हो तुम? ये देखो। रिफत ने देखा तो नफी में सर हिला दिया। ये तो हमेशा यही रहता है, हैदर भाई ने मना किया है इसे साफ करने के लिए। सकीना के माथे पर बल आ गए थे। जब सुफियान आया, वो अक्सर आया करता था सकीना की मेडिसिन लेकर। वैसे भी आशिर साहब ने उसे फैमिली ही कहा था, इसलिए उससे रोक टोक नहीं थी। ये रोबा आपी का है। जब वो आखिरी बार गई थी तो तब ये लगा था। हैदर भाई ने इसे साफ करने से मना कर दिया था। सकीना ने हैरत से उसे देखा। लेकिन उसे कैसे पता? तब तो रोबा बहुत जल्दी में गई थी, सब सो रहे थे। इन दिनों हैदर भाई सोते कब थे? सकीना के दिल में एक टीस उठी थी। यानी रोबा को जाते हैदर ने देखा था। क्या बीती होगी उन पर? बस रोना बाकी था जो उन्होंने नहीं किया। दराजों से दवाइयां निकालकर बास्केट में फेंकते वो बोल रहा था, रिफत आपा, इन्हें फेंक दे, अब इनकी जरूरत नहीं है। मुस्कुराकर बाहर चला गया। पीछे जहां कभी हैदर ने अपना सुकून ढूंढा था, वहीं आज सकीना भी विंडो के पास शीशे के पार ढलते सूरज को देखता, पत्तों को पैरों के नीचे मसलते देखना, हवा से झूलों का हिलना, सुरमई शाम में परिंदों का घर लौटना, शीशे पर पड़ते सूरज की आखिरी किरणें, पल पल डूबता सूरज, दूर कहीं कोयल की उदास कूक, पत्तों से आरी दरख्त की वहशत। अब यही सब इसे सुकून देता था। वो घंटों विंडो के पास बैठी उन्हें देखती रहती थी। वो ज्यादातर वक्त हैदर और रोबा के कमरे में गुजारती थी। बेड के पास आने पर एक बार उसे छुआ। ये वो सेज थी जो मैं कभी नहीं सजा पाई। हैदर की तस्वीर को हाथों में लिया। ये वो मोहब्बत जो मुझे कभी रास नहीं आई। आईने के करीब गई, अपना अक्स देखा। वो तन्हा खड़ी। ये वो अक्स जो हमेशा अधूरा रहेगा, हमेशा। मुंह पर हाथ रखती वो नीचे बैठती चली गई। वहां कोई नहीं था जो उसे सीने से लगाकर दिलासा देता। हैदर के अगले टेस्ट भी बेहतरीन आए थे। वो बिल्कुल ठीक हो गया था। अमेरिका में उसका 2.5 माह का कयाम उसकी जिंदगी बदल गया था, और आज वो लोग वापस पाकिस्तान जा रहे थे। सुबह से ही घर में एक उदासी छाई थी। हैदर घंटा भर से शाह को गोद में लिए बैठा था। उनकी फ्लाइट रात की थी। रोबा उतरे मुंह के साथ हर काम कर रही थी। नाजी भी उदास ही थी, मगर एक दूसरे के सामने वो सब ठीक थे। नदीम एक मजबूत और हालात से समझौता करने वाला इंसान था। शायद उससे कम ही फर्क पड़ता। हैदर के साथ उनकी फैमिली का जो भी बॉन्ड बन गया था, हकीकत में था तो वो उसका पेशेंट ही ना, जिसे उसने उसे पैरों पर खड़ा कर दिया था। आसिया बेगम ने बाद में जाना था। कुछ माह ठहर कर उरूज हैदर लोगों के साथ ही जा रही थी। वहाज की तबीयत कुछ खराब थी। शाम हो गई थी। हैदर तैयार ड्राइंग रूम में बैठा था। रोबा बुझे दिल के साथ बैग घसीटती बाहर आई तो सब उसकी जाने मुतवज्जे हो गए। सब चीजें रख ली ना? कुछ भूल तो नहीं गए? जिस पर उसने सर झुकाए हाँ में सर हिला दिया। नाजी ने बाजू से खींचकर उसका रुख अपनी जानिब किया। जाते हुए नजर भी नहीं मिलाओगी? यही वो वक्त था जब उसके सब्र का बंध टूट गया। नाजी के गले लगी, वो रोने लगी। ये वक्त जो आपने मुझे दिया है अनमोल तोहफा बनकर रहेगा। मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। आपको वादा करें मुझसे, कराची आएंगी तो हमसे मिलने जरूर आएंगी।
नाजी ने आंसू पोंछकर हाथ उसके सर पर रखा। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ रोबा, तुम लोगों की वजह से मैंने नदीम को पाया। बस तुम लोग खुश रहना और खुदा तुम लोगों को फिर किसी मुसीबत में ना डाले। आसिया बेगम ने ना जाने क्या कुछ उन पर पढ़कर फूंक दिया था। नदीम उन्हें छोड़ने एयरपोर्ट गया। हैदर, तुम मेरे यादगार मजीजों में से एक रहोगे। फैमिली की तरह हमेशा अपना ख्याल रखना। 6 महीने तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा। वजन नहीं उठाना, खुद को थकाना नहीं है, और चंद एक चीजें हैं जिनसे 6 महीने तुम्हें परहेज करना है। बाकी तुम समझदार हो, समझते हो मैं क्या कहना चाहता हूं। संजीदा चेहरे से उसने हस्बात में सर हिलाया। क्या हुआ? रोबा की आवाज पर वो दोनों मुस्कुरा दिए। कुछ नहीं, मैं कह रहा था 6 महीने इसका मुकम्मल ख्याल रख लो, फिर इसे चाहे कोने में फेंक देना, जंग भी नहीं लगेगा इसे। कहकहों की इच्छाओं में वो लोग अमेरिका को खैर बात कह गए थे। हैदर ने एक नजर उस जमीन को देखा जिसने इसे क्या कुछ नहीं दिया था। एक नई जिंदगी, एक नई फैमिली, एक नई पहचान, और सबसे बड़ी बात, उसने मुस्कुराकर रोबा का हाथ पकड़ा, रोबा का साथ। कराची एयरपोर्ट पर कदम रखते ही अपनायत भरी लहर उसके दिल में घुस गई थी। अपनी जमीन पर पहला कदम रखते ही उसका दिल भर गया था। झुककर वतन की मिट्टी को छुआ, वो वतन जिसने इसे गोद दी थी, वो वतन जिसने इसे जवानी में संभाला, वो वतन जिस पर वो कुर्बान हो गया था, उरूज को लेने वहां जाया था। वो दोनों इधर उधर देख रहे थे जब जोर जोर से हाथ हिलाता कोई नजर आया। इससे पहले हैदर उस पर गौर करता, वो उसकी जानिब भाग गया, और फिर ट्रॉली छोड़कर हैदर भी उसके जानिब भाग गया। गले लगने के बाद कितनी ही देर वो अलग ना हुए। जीशान, तुम? उसे बाजुओं से थामे जीशान ने सर से पैर तक उसे देखा, फिर जोर से गले लगा लिया। मैंने कहा था ना तुम एक दिन पहले जैसे हो जाओगे। देखा, हो गए ना। कैसे हो तुम? सकीना कैसी है? चलो छोड़ो, वो घर जाकर देख ही लूंगा। वैसे घर से कोई आया नहीं। जीशान रोबा के हाथ से ट्रॉली लेकर धकेलता उनके साथ ही बाहर आ गया था जब सामने आशिर साहब जल्दबाजी में आते दिखाई दिए। उन्हें देखकर जीशान के कदम वहीं रुक गए थे, फिर दबे कदमों पीछे हट गया, और आशिर साहब हैदर को देखकर साकिन हो गए। ब्लैक डिनर सूट पे अपनी पूरी वजाहत से बाहें फैलाए उनके सामने खड़ा था, और सिर्फ खड़ा नहीं था, तेज तेज कदम उठाता उनकी जानिब आ भी रहा था, और फिर वो उनसे कब लिपटा पता ही नहीं चला। चाचू, आई मिस यू सो मच। देखे मुझे, मैं ठीक हो गया, और देखे मैं लग रहा हूं ना बाबा जैसा। जब भी वो कहीं से वापस आते थे तो ऐसे ही बाहें फैलाकर खड़े हो जाते थे। लग रहा हूं ना बाबा जैसा। उसके हिलाने से आशिर साहब होश में आए। उसका चेहरा हाथों में भरा, माथे पर बोसा दिया। हाँ बिल्कुल, रजा भाई जैसे वो भी अपनी खुशी ऐसे ही जाहिर करते थे। आपको पता है, जब चलने लगा था मेरा इतना दिल किया बचपन की तरह भाग कर आपके गले लग जाऊं, मगर आप इतने दूर थे। उसने खींच कर रोबा को सामने लगाया। यह आपका बेहतरीन फैसला, इसकी वजह से सब ठीक हो गया। आशिर साहब ने एक नजर रोबा को देखा। शुक्रिया। आप मुझे बेटी नहीं मानते? क्यों शुक्रिया कहते रहते हैं? मैंने ये कोई तारीफ हासिल करने के लिए नहीं किया। आपको याद है, आपने कहा था कि मेरा फैसला है कि हैदर को जिंदगी की तरफ वापस लाना है। अब ये मैं नर्स बनकर करूं या शरीके हयात, मुझे दूसरा ऑप्शन ज्यादा बेहतर लगा। ये अब आप सिर्फ आपके नहीं, मेरे भी हैं। आशिर साहब ने खुशदिली से हाथ उसके सर पर रखा। सारे रास्ते हैदर बोलता आया था, अपने अंदर भरी सारी बातें कह देना चाहता था। आशिर साहब और रोबा उसे सुन सुन कर खुश हो रहे थे। सुफियान या चाची में से कोई क्यों नहीं आया? वो तीनों इतने खुश हैं कि उनकी पूरी कोशिश है कि हवेली की कोई दीवार रह ना जाए जहां फूल न लगे हों। रोबा हंसती बाहर देखने लगी। मेरी आंचल में कुछ ख्वाब रह गए, जिनकी ताबीरें ना हो तो बेहतर है। मेरी हसरत की उड़े पंछियों के साथ अब दिल करता है कि जी लूं जिंदगी अपने संगी साथियों के साथ। खामोशी की दीवानी तन्हा एक रात सुहानी की हसरत, आप ख्वाहिश है कि सुनती रहूं तुझे ता हयात। मुझे हर उलझनती हर वक्त की फनकारी से, लेकिन इश्क हो गया मुझे तेरी अदाकारी से। परिंदों से आवारा मेरी जात, अब हो गई मुंसलिक तेरी चार दीवारी से। बाहर के मंजर फीके लग रहे थे, सब्जा भी रंगीन, दुनिया उचाट लगने लगी थी। इसलिए फिर से गर्दन मोड़कर हैदर को देखने लगी, जो ना जाने किसकी नकल उतार रहा था। मेरे आंचल में चंद ख्वाब रह गए,
جن کی تعبیریں نہ ہوں تو اچھا ہے۔ اس نے اپنا ہر خواب حیدر کے ساتھ جوڑ دیا تھا، اپنی ساری خواہش توڑ مروڑ کر حیدر کے مطابق کر لی تھی۔ جیسے وہ زندگی جینا چاہے گا ویسے رہے گی، اس کی خوشی میں خوش، اس کی دکھ میں دکھی، اس کی ساتھی، اس کی زندگی، اس کی ہم سفر، اس کے غلط کو صحیح کرنے والی، اس کی خدمت، اس سے محبت کرنی۔ یہی تھی روبا کی کہانی، یہی تھی حیدر کی شریک حیات کی کہانی۔ وہ لوگ حویلی پہنچے تو سارے ہی ان کے منتظر تھے، دروازے میں کھڑے تھے۔ روبا کی فیملی بھی وہیں تھی۔ زیبو اور بختو بے چینی سے دیکھ رہے تھے۔ روبا اترتے ہی وہ لپک پڑے، مگر روبا انہیں دیکھ کر ڈر گئی۔ تم دونوں حویلی کیوں آئے ہو؟ انہیں شہلا بیگم نے بلایا ہے۔ اس نے حیرت سے عاشر صاحب کو دیکھا۔ تم لوگوں کے جانے کے بعد بہت کچھ بدل گیا تھا۔ حیدر کی طرف جو لپکا تھا وہ سفیان تھا، جسے دیکھ کر حیدر مخالف سمت میں بھاگ گیا۔ سفیان حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ حیدر بھائی، ایکس فوجی ہوں میں، اتنی جلدی نہیں پکڑا جاؤں گا۔ سفیان بھی ضد میں آ کر اسے پکڑنے لگا تھا۔ اسے یوں بھاگتا دیکھ کر روبا گھبرا گئی تھی، اسے تھکنا نہیں تھا۔ حیدر بس کریں پلیز۔ نہیں روبا، مجھے محسوس کرنے دو اس زمین کو۔ عرصہ ہوا اس کی نرماہٹ محسوس نہیں کی، پتھروں کی چبھن محسوس نہیں کی، جلن نہیں ہوئی، یہ پیر ٹھنڈ سے سن نہیں ہوئے، اور اس نے انہیں گیلا نہیں کیا۔ مجھے محسوس کرنے دو اس زندگی کو۔ باہیں پہلائے، چہرہ آسمان کی طرف اٹھائے وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا جب سفیان نے پیچھے سے پکڑ لیا۔ پکڑے گئے نا؟ حیدر نے گرم جوشی سے اسے گلے لگایا۔ اب تمہیں میرا بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا، میں خود چل سکتا ہوں۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ نہ کرے آپ کو دوبارہ میری ضرورت پڑے۔ فرزانہ بیگم اور شہلا بیگم ایک ساتھ ہی کھڑی تھی، جنہیں دیکھ کر وہ دونوں چند لمحے حیران رہ گئے۔ کچھ غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے نا۔ شہلا بیگم نے روبا کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ ان کا منہ ہی دیکھتی رہ گئی۔ ایک سکینہ کے حادثے نے سب کچھ بدل دیا تھا، رشتوں محبتوں کے معنی بدل دیے تھے۔ شہلا بیگم کا حیدر کے گلے سے لگ کر رونا، یشمان کو یاد کرنا، پوری حویلی میں ایک لمحے کا سوگ چھا گیا تھا۔ ہر آنکھ اشک بار ہو گئی تھی۔ عاشر صاحب بھی آج ٹوٹ گئے تھے، اوپر سے سکینہ کا دکھ۔ چاچی، آپ کا بیٹا گیا تھا، دوسرا تو نہیں جو ہر امید کھو دی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تب جو میری حالت تھی کوئی بھی میرے بچنے کی امید نہیں کر سکتا تھا، مگر اللہ پر یقین تو رکھتی۔ میں یشمان کی جگہ نہیں لے رہا، میں بھی آپ کا بیٹا ہی ہوں۔ پر اس کا منہ چوم کر شہلا بیگم دوبارہ اس سے لپٹ گئی تھی۔ ہاں میرا بیٹا ہے۔ سب تھے، سب رشتہ دار، نانا جان، ماموں، سب سوائے سکینہ کے۔ وہ کہاں تھی؟ حویلی کے اندر نظر دوڑائی جائے تو ڈرائنگ روم سے باہر جا کر پہلا دروازہ کچن کا کھلتا تھا، جہاں وہ بالوں کو جوڑے میں قید کیے نوکروں کی فوج کے ساتھ پانی کے گلاس بھر رہی تھی۔ جلدی جلدی کرو، ابھی ناشتہ بھی دینا ہے، اور حیدر کے لیے جو بتایا تھا وہی بنایا ہے نا؟ اس میں نمک مرچ کم اور ٹماٹر تو ڈالنا ہی نہیں تھا، اور کھیر میں الائچی مت ڈالنا، حیدر کو پسند نہیں۔ اور روبا کے لیے الگ سے چائے بنائی نا، تیز پتی والی۔ انہیں تنبیہ کر کے پانی باہر لے کر آئی تو روبا کے ہونٹ اسے دیکھ کر سکڑ گئے۔ لاغر جسم، آنکھوں کے ڈارک سرکل، مرجھایا چہرہ، کملایا رنگ۔ حیدر خود حیران رہ گیا تھا۔ اس نے ٹریپ ٹیبل پر رکھی اور روبا کی جانب مڑ گئی، جسے دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئی، اور اگلا عمل حیران کن تھا جب سکینہ نے مسکراتے ہوئے روبا کو گلے لگایا۔ مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو، اللہ تم لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ تمہیں بھی بہت مبارک ہو حیدر۔ اور حیدر کا پانی تو پہلا منظر دیکھتے ہی باہر آ گیا تھا۔ سب کو پانی دینے کے بعد وہ ناشتہ لگانے کی تیاری کرنے لگی۔ شہلا بیگم بھی اس کی مدد کے لیے گئی تھی۔ روبا رہ ہی نہ سکی اور چلی کچن میں۔ آتے ہی سب اس کے گلے پڑ گئے تھے۔ تم کیوں آئیں؟ جاؤ آرام کرو، ہم کر لیں گے۔ روبا نے شہلا بیگم کو باہر بلایا۔ آنٹی، سکینہ کیا بیمار رہی ہے؟ اتنی کمزور ہو گئی ہے؟ کچھ ہوا تھا ہمارے بعد؟ اس کے سوال پر شہلا بیگم کا سارا صبر ڈھہ گیا تھا۔ چادر منہ پر رکھتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور سارا کچھ روبا کے گوش گزار کر دیا، جس پر اس کے قدم لڑکھڑا گئے تھے۔ وہ صدمے سے شہلا بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ اتنی بڑی بات ہو گئی اور آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں، اور آج بھی سب نارمل کیوں؟ حیدر کے آپریشن سے 3 دن پہلے ہوا تھا یہ سب کچھ۔ عاشر صاحب نے منع کیا تھا تاکہ تم لوگ پریشان نہ ہو۔ حیدر ٹھیک ہو کر گھر آ جائے پھر بتائیں گے۔ ان کے گلے سے لگ کر وہ بھی سکینہ کے غم میں آنسو بہا رہی تھی۔
اتنی تکلیف میں رہے آپ لوگ اور بتایا بھی نہیں، یوں پرایا کر دیا ہمیں، ایک بار بتاتے تو صحیح۔ ناشتے کی ٹیبل پر بھی سکینہ کے علاوہ صرف حیدر کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ روبائشہ اداس چہرے کے ساتھ پلیٹ میں چمچ گھما رہی تھی۔ ایک دم اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ جب جب سکینہ کو دیکھتی خود پر قابو کھولنے لگتی، اس لیے حیدر کے پوچھنے پر طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنا کر اٹھ گئی۔ اس کی طبیعت کا سن کر حیدر کی باتوں کو بریک لگی تھی، ذہن میں بس وہ رہ گئی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر حیدر کو آرام کرنے کا کہہ دیا گیا تھا، اور یہی وقت تو وہ چاہتا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو بیڈ ٹاؤن سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ حیدر نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا جس پر وہ بکھلا اٹھی۔ آرام سے میں ہوں، طبیعت کیسی ہے؟ کیا ہوا، ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ جس پر اس نے نم ہوتی آنکھوں کو روک کر نفی میں سر ہلایا، لیکن وہ حیدر تھا، اس کی رگ رگ جاننے والا۔ کیوں روئی؟ کسی نے کچھ کہا؟ چاچی نے یا پھر سکینہ؟ وہ اب کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتی حیدر، کیونکہ جو کچھ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا تھا وہ ان کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ روتی وہ اس سے لپٹ گئی، جس پر چند ہمیں شوق رہ گیا، پھر ایک دم خود سے الگ کیا۔ کیا ہوا ہے سکینہ کو؟ بولو کیا ہوا؟ آپ کے آپریشن سے پہلے سکینہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور… بات ختم ہونے تک حیدر بالکل بت بن گیا تھا، ہمنکوں کی طرح روبا کا چہرہ دیکھتے رہ گیا تھا۔ ذیشان نے یہ سب کیا ہے؟ مجھے سن کر حیرت ہے ذیشان اتنا گھٹیا ہو سکتا ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ کسی وقت میں نے اس انسان کے لیے کچھ محسوس کیا تھا، مگر اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کو بچا لیتا ہے۔ مجھے بچا لیا اور سکینہ کو بھی، اس کے شر سے، ورنہ پتہ نہیں وہ سکینہ کے ساتھ کیسا سلوک کرتا۔ ذیشان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا حیدر، کچھ بولیں۔ اس کے ہلانے پر وہ اسے دیکھنے لگا، آنکھوں سے آنسو ٹپک کر گر گیا۔ میں نے کبھی سکینہ کے لیے مکافات عمل نہیں مانگا تھا، میں نے کبھی یہ دعا نہیں کی تھی کہ اللہ اسے سزا دے۔ اللہ کا وعدہ ہے حیدر کہ وہ ہر کسی کو اس کی برائی کی سزا دے گا۔ ہم معاف کر دیں تو وہ ہمارا عمل ہے، ہمارا رحم ہے جو اللہ کو پسند ہے، مگر وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا۔ چھوٹی یا بڑی وہ سزا دے کر ہی رہتا ہے۔ آپ نے سکینہ کو معاف کیا تھا، لیکن اللہ نے نہیں، اس نے وعدہ پورا کیا۔ اس نے سکینہ کو سزا دی، آپ کو دھتکارنے کی، چھوڑنے کی اور لالچ سے پلٹنے کی، میرا حق چھیننے کی۔ مگر پھر بھی آج سکینہ کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے، بہت زیادہ۔ حیدر نے روبا کی بات سنتے ایک نظر اپنے فون کو دیکھا جہاں ذیشان کی کال آ رہی تھی، پھر بند کر دیا۔ اسے اس وقت نفرت ہو رہی تھی اس سے۔ آہستہ آہستہ سارے مہمان گھر کو جانے لگے تھے۔ عاشر، مجھے فخر ہے تم پر، تم نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور حیدر کی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ تو تم نے روبا کی شکل میں کیا، جو سب دیکھ چکے تھے۔ قسمت والا ہے وہ جس کی زندگی میں ایسی لڑکی آئی ہے۔ نانا جان جاتے ہوئے عاشر صاحب سے ملنے آئے تھے۔ سکینہ کے حادثے کے بعد ان کی صحت بھی گرتی جا رہی تھی، جسے دیکھ کر حیدر کو بہت دکھ ہوا تھا، اور اس سے زیادہ شرمندگی نانا جان کے جانے کے بعد۔ وہ آنکھیں موند کر لیٹ گئے تھے، جب کچھ دیر بعد اپنی ٹانگوں پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ آنکھیں کھولی تو حیدر ان کی ٹانگیں دبا رہا تھا۔ حیدر بیٹا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ آرام کرو۔ 1 سال بہت آرام کیا ہے چاچو، اب تو آرام لفظ سے بھی چڑ ہونے لگی ہے۔ اس کی بات پر وہ مسکرا کر لیٹ گئے۔ سکینہ کے ساتھ اتنا سب کچھ ہو گیا، بتایا بھی نہیں، ہمیشہ کے لیے بھیج دیا تھا، جو اتنا اجنبیوں والا رویہ کیا میرے ساتھ۔ اس کی بات پر چونک کر اٹھے۔ کس نے بتایا؟ جس نے بھی بتایا، آپ نے تو نہیں بتایا نا چاچو۔ ذیشان اتنا گھٹیا کام کرے گا مجھے امید نہیں تھی۔ حیدر، اس نے کچھ غلط نہیں کیا، اس کی جگہ میں ہوتا تو کئی بار سوچتا۔ خیر کوئی بات نہیں، میری بیٹی ہے، دھکا تو نہیں دے سکتا نا۔ چلو اسی بہانے صحیح ساری زندگی میرے پاس تو رہے گی۔ مجھے یہ غم تو نہیں کھائے گا کہ میری بیٹی کس حالت میں ہے۔ ان کے صبر پر حیدر انہیں دیکھتا رہ گیا۔ چاچو، میں سکینہ سے دوسرا نکاح… حیدر! اچانک ان کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ کیا سوچ کر یہ بات کہی تم نے؟ آپ کا سوچ کر؟ آپ نے باپ بن کر دکھایا ہے مجھے، میں کیسے آپ کو زندگی بھر اس دکھ میں دیکھ سکتا ہوں؟ میں ٹھیک ہوں حیدر، مجھے سکینہ کی فکر تب ہوتی جب اکیلا ہوتا، اب تو تم ہو، روبا ہو، مجھے یقین ہے اسے کچھ نہیں ہوگا، اور ویسے بھی اس کے لیے کوئی رشتہ مل جائے گا، کسی ایسے مرد کا جس کی یا تو طلاق ہوئی ہوگی یا اس کی بیوی مر چکی ہوگی، اور وہ اس قابل تو نہیں۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کوئی بات نہیں، اللہ سب خیر کرے گا،
और ये बात करने से पहले तुमने रोबा से पूछा था? उसी ने तो कहा था ये करने के लिए। आशिर साहब चंद लम्हे उसे देखते रहे। बहुत बड़ा ज़र्फ है उस बच्ची का, मगर मैं इतना खुद गर्ज नहीं हूँ। उसने तुम्हें पाया है हैदर, मैं तुम्हें बांटना नहीं चाहता। तो इस बारे में ज़्यादा मत सोचो, आराम करो और खुश रहो। तुम्हारे लिए खुशियाँ मुंतज़िर हैं। उसे तंबीह करके वो लेट गए थे। आज ड्राइंग रूम में बैठे तमाम लोग खुशगपियों में मसरूफ थे। आशिर साहब भी उनके दरमियान ही खामोश मुस्कुराकर उनकी शरारतें देख रहे थे। हैदर के ठीक होने की खुशी में तकरीब का इनेकाद किया जा रहा था, जिसकी प्लानिंग्स सकीना कर रही थी। ग्राउंड में मौजूद सारे दरख्तों पर लाइट्स लगाएंगे, उनकी बहुत सारी अच्छी अच्छी तस्वीर बनाकर उनके कटआउट बनाकर रखेंगे, और चांदनी नहीं लगाएंगे, ओपन में आसमान के नीचे सारे अरेंजमेंट करेंगे, और फिर होगी उनकी एंट्री। हाथों से इशारे करते वो उल्टे कदम लेटी पीछे जा रही थी, जब किसी से टकराकर रुक गई थी। दिमाग में झमाके हुए, वो पहली भी टकराई है, उससे जब चाय गिरी थी, जब वो जॉगिंग करके आया था। उसने पलट कर देखा तो वो गहरी नजरों से उसे देख रहा था। तमाम अफराद खड़े हो गए थे सिवाय हैदर के, जो सर झुकाए बैठा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? इसे मैंने बुलाया है चाचू, ये आप लोगों से कुछ कहना चाहता है। आशिर साहब बेयकीनी से देख रहे थे, जो ज़ीशान को देख रहा था। गुज़िश्ता रात वो आशिर साहब के कमरे से बाहर निकला तो कब से बजता फोन उसने आखिर उठा ही लिया था। क्या तकलीफ है तुझे? हैदर के लहजे पर उसने गहरा सांस लेकर जब्त किया। मैं जानता हूं तुझे मुझसे नफरत हो रही होगी, लेकिन मुझे तुझसे बात करनी है। लेकिन मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। कभी नहीं सोचा था तुम ऐसे निकलोगे। तुम्हें उसे छोड़ना ही था तो पोशीदगी में छोड़ते। यूं जलील करके शर्म नहीं आई? हैदर, हवेली के बाहर आओ, मुझे बात करनी है। मुझे नहीं करनी। वो फोन बंद करने लगा था जब उसकी आवाज रुकने पर मजबूर कर गई। सकीना पर हमला करने वालों का सच बताना है। उसने फोन कान से लगाया। कहाँ है तू? हवेली के बाहर हूँ, जल्दी आ। उसके बाहर आने के बाद वो उसे हवेली से थोड़ा दूर ले आया था। हैदर ने तीखी नजरों से उसे देखा, जो गाड़ी से टेक लगाए सिगरेट पी रहा था। मैं यहाँ तेरा एटीट्यूड देखने नहीं आया, चोरों के बारे में बता। सिगरेट पैरों के नीचे मसल कर उसने उसे देखा। उन्हें मैंने भेजा था सकीना को अगवा करने के लिए। हैदर के बंधे हाथ बेजान होकर खुल गए थे। ज़ीशान के मुंह से निकलते लफ्ज उसके दिमाग पर हथौड़े की तरह बज रहे थे। बात मुकम्मल होने तक ज़ीशान का चेहरा जब्त से लाल हो गया था। हैदर का पूरा जिस्म गुस्से से कांप रहा था। अगले ही लम्हे एक थप्पड़ ज़ीशान को पड़ चुका था, और फिर दूसरा। वो लड़खड़ा कर पीछे गिरता गिरता पड़ा। फिर तीसरा थप्पड़ पड़ने से पहले ही वो जबरदस्ती हैदर के गले लग गया था। सॉरी यार, मुझसे गुनाह हो गया है, बहुत बड़ा। कबीरा सगीरा गुनाह कह, कबीरा गुनाह कह, जिसकी माफी नहीं है। तूने किसी की जिंदगी बर्बाद की है। जब मैंने उसे माफ कर दिया था तो तुझे क्या पड़ी थी मेरे बदले लेने की? तू दोस्त है मेरा, दुख हुआ था मुझे। और तुझे दुख इस बात का भी था कि रोबा मेरे पास क्यों है। अगर सकीना नहीं करती तो रोबा से मेरा निकाह होता ही नहीं। असल तकलीफ ये थी तुझे। तूने उसे दागदार करने का सोच लिया, बेगैरत इंसान। मैं उसे सिर्फ निकाह वाले दिन छोड़ना चाहता था, मगर ये तो सोचा ही नहीं था इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन मुझे कफारा करना है हैदर, मुझे डर लग रहा है। उसने तुझे तेरी कमी की वजह से छोड़ा था, तो अल्लाह ने उसे इतनी बड़ी सज़ा दी। तो मैंने भी तो गुनाह किया है, मुझे क्या सज़ा मिलेगी? मुझे अल्लाह से बड़ा खौफ आता है यार। ये खौफ तब कहाँ था जब उसे बर्बाद करने का सोचा था। सर पकड़े वो गाड़ी से टेक लगा गया। तब शैतान सवार हो गया था। हो गई ना गलती, प्लीज मेरा निकाह करवा दे उससे, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। सोच सोच कर के जैसे अब हो गया हूँ। देख, मैं सिगरेट पीने लगा हूँ, फिर शराब की लत लग जाएगी, फिर सब खत्म। मैं ख़त्म नहीं होना चाहता। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरा निकाह करवा दे। अम्मी भी नाराज़ हो गई हैं, वो भी बात नहीं करती। अब्बू ने मारा था यार, प्लीज़। उसने हैरत से उसे देखा। तेरी फैमिली को पता है? आज ही बताया। उन्होंने ही कहा है मेरे साथ भी मकाफाते अमल होगा। इससे पहले कफ़ारा कर लो। मैं कफ़ारा करना चाहता हूँ। प्लीज़, वादा करता हूँ कभी कोई दुख नहीं दूंगा उसे। बहुत ख्याल रखूंगा, उसका वादा। और मोहब्बत? हैदर ने उसकी आंखों में झांक कर देखा, जहां सिर्फ पशेमानी थी। उसने माथे से बाल पीछे को धकेले। हो जाएगी, पक्का हो जाएगी, तू निकाह करवा दे मेरा। हैदर ने गहरा सांस लेकर उसे देखा। ये बात उसने रोबा से भी की थी,
जिस पर उसे बहुत डांट पड़ी थी। आप मिलने क्यों गए उससे? कमीना इंसान, और पता नहीं कितनी गालियों से नवाजा गया था जीशान को, मगर आखिर उसने सकीना के लिए मना ही लिया और आज सुबह से ही वो इसका इंतजार कर रहा था। हाल आशिर साहब की घूरती नजरों को महसूस करता वो बैठ गया। शहला बेगम भी हैरत से उसकी मुंतजिर थी और सकीना रोबा के पीछे छुपी खड़ी थी। अंकल, आई एम सॉरी। मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आ गया था। मुझे इतना धचका ही इतना बड़ा लगा था। आशिर ने उसे मना किया था कि इस राज को अब राज ही रहने दो, वरना सकीना से निकाह को भूल जाओ। आशिर साहब ने कड़े तेवरों से उसे देखा। अब क्या चाहते हो? सकीना से निकाह? जुबान संभाल कर बात करो। वो गुस्से से खड़े हो गए थे। हैदर भी साथ खड़ा हो गया था। चाचू, आराम से। सकीना हैरत से गंग रह गई, मगर शहला बेगम को खुशी हुई थी। हैदर ने उन्हें बिठा दिया। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अगर तो मंजूर हुआ तो ठीक है, वरना उठा कर ले जाऊंगा। जीशान! हैदर की धाड़ को भी नजरअंदाज करता वो चला गया था। तुमने देखा हैदर, कितना बदतमीज है ये। पहले मेरी बेटी को जलील किया और अब उससे निकाह करना चाहता है। सकीना रोती अंदर भाग गई थी, रोबा उसके पीछे। चाचू, ठंडे दिमाग से सोचे। उसने मुझसे कहा वो कफारा करना चाहता है। वो उस वक्त आपे से बाहर हो गया था, इसके लिए उसने मुझसे बहुत माफी मांगी। वो और ये इसके लिए यही बेहतर है। प्लीज चाचू, मान जाए ना आशिर साहब। हमारी सकीना का सच जानते हुए भी वापस आया है। रोबा भी तो आई थी, उसे भी तो मौका मिला था। रोबा की बात पर हैदर ने खफगी से शैला बेगम को देखा। एक दिन मैंने आपके यकीन पर यकीन किया था और अपनी जिंदगी आपको सौंप दी। आज मेरे यकीन पर यकीन कर लें, इंशाल्लाह मायूस नहीं होंगे। ये एक बेटे का वादा है। आशिर साहब ने शहला बेगम को देखा। शहला बेगम, रोबा का हैदर की जिंदगी में वापस आना या ना आना मेरा फैसला नहीं था। वो तब भी हैदर का ही था और आज वो फैसला सकीना ही लेगी। जैसे वो कहेगी वैसा ही होगा। आशिर साहब की बात पर शहला बेगम सकीना के कमरे में आई। रोबा उसकी कमर सहला रही थी, जो औंधे मुंह पड़ी रो रही थी। मेरी बात सुनो सकीना। नहीं अम्मी, मुझसे कुछ मत पूछे। मुझे नहीं पता मैं क्या जवाब दूंगी, प्लीज। हैदर भी यही चाहता है और वो इस बात की जमानत लेता है कि जीशान तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। इस बात पर पूरा यकीन है। रोबा ने हैरत से शैला बेगम को देखा। तो उसने कल जो कहा था वो कर ही दिया। सकीना ने आंसू पोंछ कर उन्हें देखा। हैदर ने कहा है, अगर मेरी जिंदगी का फैसला हैदर अपने यकीन पर ले रहा है तो मुझे उसके यकीन पर यकीन है। मुझे मंजूर है। शैला बेगम तो खुशी से निहाल हो गई थी। उसका चेहरा चूम कर रोबा को गले लगाकर वो बाहर चली गई। मैंने ठीक फैसला लिया ना? जिस पर रोबा ने मुस्कुरा कर उसे देखा। हाँ, मुझे भी हैदर के यकीन पर यकीन है। आशिर साहब मुबारक हो। सकीना ने हाँ कर दी। हैदर ने अब जाकर सुख का सांस लिया था। तो ठीक है, जिस दिन रोबा और हैदर की तकरीब होगी उसी दिन इनका निकाह भी हो जाएगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। सब खुश थे। आज हैदर और रोबा का एक हिसाब का रिसेप्शन था और सकीना जीशान का निकाह। जीशान खुश तो था, मगर डर भी लग रहा था कि वो उसका सामना करेगा कैसे। मगर हैदर मस्त, उसे किसी बात की परेशानी। उसकी रोबा मैजेंडा कलर के लहंगे में पास जो बैठी थी। निकाह हो चुका था, लेकिन सकीना को अभी तक लाया नहीं गया था। 2 दिन पहले ही जेबा और सुफियान की भी मंगनी हुई थी। कुछ देर बाद जब सकीना को लाकर बिठाया गया तो जीशान गहरा सांस लेकर रह गया, क्योंकि वो साथ बैठी कांप रही थी। हल्ला गुल्ला मस्ती सब हो रहा था जब जीशान ने माइक में सबको मुखातिब किया। प्लीज मेरी बात सुने सब हैरत से उसे घूरने लगे जब जीशान ने हाथ में एक गिटार पकड़ी। वैसे तो मिसेस हैदर, अभी आप इसके बहुत से पहलुओं से नाआशना हैं, मगर आज एक राज हम भी खोले देते हैं। तो हमारे प्यारे हैदर रजा अपनी वाइफ के लिए एक अच्छा सा गाना गाएंगे। माइक करीब करते वो झुका। रोबा की कसम है तुझे। अब वो कैसे टालता। चेयर मंगवाकर जीशान गिटार संभाले बैठ गया और बजाना शुरू कर दी। और उसी के साथ ही हैदर ने रोबा को देखा। देयर इज वन फॉर यू माई लव। हो तुम ही से दिन है मेरे, तारों भरी रात बीतू। ये आती जाती हुई सांस तुझसे है। तो सिर्फ शरीके हयात नहीं, हयात भी तू। तो सिर्फ शरीके हयात नहीं, हयात भी तू।
ज़ीशान मोहब्बत से सकीना का हाथ पकड़कर सबके बीच ले आया था। म्यूजिक डीजे बजा रहा था और हैदर चुटकियां बजाते गा रहा था। रोबा शाह की नजरों से उसे देख रही थी। कितना अच्छा गाता था, मुझे तो कभी सुनाया नहीं। अचानक उसकी आंखें नम सी लगी। उसे फिर से झटक कर ज़ीशान और सकीना को देखने लगी जो कपल स्टेप्स कर रहे थे। जमाना हमको फकत गम ही दे तेरी कसम, जहां से मिलती हैं खुशियां वही कायनात भी तू। ये आती जाती हुई सांस सांस तुझसे है, तो सिर्फ शरीके हयात नहीं, हयात भी तू। माइक वहीं छोड़कर उससे लिए वो भी स्टेज से नीचे आ गया और देखा देखी सुफियान भी जेबा के साथ वहीं था। हर तरफ कामलियत थी, खुशियां थी, मोहब्बतें थी और साथ समंदर पार भी यही कुछ सब कर रहा था। नाजी जी शाह को सुलाकर सोते हुए नदीम के पास आई। नदीम? उसके कान में सरगोशी करती वो उसे उठाने में कामयाब हो गई। उसने सवालिया निगाहों से उसे देखा तो मुंह पर उंगली रखने का इशारा करते उसे बाहर ले आई। उसकी आंखों पर हाथ रखे वो उसे लॉन में लाई। आंखों से हाथ हटाए तो नदीम मुंह खोले देखता रह गया। एक छोटा सा टेंट जिसमें एक छोटा सा टेबल लगा था। अचानक उसे अपने उकब से आवाज आई, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हबी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाथों में छोटा सा केक पकड़े वो लाइटों और फूलों से सजे टेंट में घुस गई और उससे भी आने का इशारा कर रही थी, जिस पर वो मुस्कुराता अंदर आ गया। याद था, अब नहीं भूलने की कसम खाई है मैंने। मुस्कुराता हुआ वो केक काट रहा था और वो बर्थडे सॉन्ग गा रही थी। उसने मोहब्बत से पहला पीस उसकी तरफ बढ़ाया। आई लव यू। कदम कदम है ये दिल तेरा, बात बात पर जो महकाए वो एक बात भी तू। ये आती जाती हुई सांस सांस तुझसे है, तो सिर्फ शरीके हयात नहीं, हयात भी तू। 2 साल बाद। अब तो ज्यादा दर्द नहीं है, वो जख्म पर खिंचाव की वजह से हुआ होगा। ज़ीशान उसे हॉस्पिटल से वापस लेकर जा रहा था। जनवरी की ठंड में उसके गिर्द अपनी शाल लपेटे वो उसे मुस्कुरा कर देख रहा था। 2 साल पहले अपनी शादी की पहली रात में उसके सवाल ने उसे बहुत शर्मिंदा क्यों किया था। क्यों की मुझसे शादी? मैं आपको कुछ नहीं दे सकती, औलाद नहीं दे सकती, मैं अधूरी हूं। उसने नरमी से उसका चेहरा थामा। नहीं, तुम और मैं मुकम्मल हैं और दुनिया में इतने बच्चों के माँ बाप नहीं हैं। हम बन जाएंगे उनके, हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। और आज 2 साल बाद भी वो कमी जानलेवा थी। उसने उसे हर खुशी दी थी, मगर ये दुख वो कभी नहीं मिटा पाया था। जब वो बच्चों को देखकर रोती थी, अभी भी वो वीरानी से बाहर देख रही थी जब ईदी फाउंडेशन की तरफ से रखे गए झूले में कोई बच्चा ढाल कर भागा। ज़ीशान, वो झूले में किसी ने बच्चा डाला है वहां। गाड़ी से उतरकर वो झूले की तरफ भागी। झूले में एक नौमौलूद बच्चा सो रहा था, पिंक पिंक, निहायत कमजोर और छोटा सा। उसने उसे उठाकर सीने से लगाया, साथ एक खत भी था। ये गुनाह है किसी का जिसे कोई अपना नाम नहीं देगा, लेकिन मैं इस मासूम को मार भी नहीं सकती, इसलिए छोड़कर जा रही हूँ। ज़ीशान ने खत झूले में फेंका। किसी की नाजायज नहीं ज़ीशान, इसे ऐसे मत कहें, ये तो अल्लाह की नेमत है, ये तो पाक है। देखें, इसने तो आंखें भी नहीं खोली। नाजायज वो रिश्ता था, ये नहीं। इसमें इसका क्या कसूर है? इससे क्यों मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा? ज़ीशान, इसे इसकी ज़रूरत नहीं है, मगर हमें तो है। अल्लाह ने ही दिया है, मुझे बख्शिश के तौर पर, वरना क्यों मेरी नज़रों के सामने वो इसे छोड़ती। हम रख लेते हैं ना, प्लीज़। लेकिन ज़ीशान, प्लीज़ मेरे लिए। उसने हथियार डालते अंदर जाने का फैसला किया। बच्चे का चेकअप हो रहा था और वो कागजी कार्रवाई कर रहे थे। ये लें, इसे इंजेक्शन लग गया है, अब ये बिल्कुल ठीक है। वैसे नाम क्या रखेंगे अपने बेटे का? उन दोनों ने प्यार से उसे देखा। बेटा? तो ये बेटा है। कैसे वक्त बेटे को भी धक्के मार रहे हैं। इसका नाम शीस ज़ीशान अहमद होगा। हैदर कब से बेड पर नीम दराज हुआ गेम खेल रहा था। असल में वो रोबा का इंतजार कर रहा था। चॉकलेटी ब्राउन 3 पीस में वो पहले से ज्यादा हैंडसम लग रहा था। जब रोबा बाहर आई, हो हाय, हैदर सारी इस्त्री खराब कर ली कपड़ों की। इतनी ऊंची आवाज पर एकदम डर कर उठ बैठा और उसे देखने लगा। शाइनिंग ब्लैक मैक्सी जो गले तक बंद थी, वाइट ज्वेलरी, कमर तक बढ़े लंबे बाल और हाई हील्स। हाय! वो दिल पर हाथ रखता खड़ा हुआ और उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। कत्ल करना है क्या? हैदर, मनाए ना मुझे,
آپ نے ساری استری خراب کر لی۔ اس نے شرمندگی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ سوری، جس پر روبا ہمیشہ کی طرح ہنس دی۔ پھر اچانک حیدر نظریں گھمانے لگا۔ کسی کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کسی کی نہیں، آپ کے اپنے بیٹے کی رونے کی آواز ہے، یہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم نکاح کے لیے ریٹ ہو رہے ہیں۔ حیدر نے آگے بڑھ کر یشمان کو اٹھایا اور روبا کا ہاتھ پکڑے باہر آ گیا۔ آج سفیان اور زیبا کا نکاح تھا جو اچھے سے ہو گیا۔ آشر صاحب کا گھر خوشیوں سے بھرا تھا۔ روبا نے سفیان اور زیبا کو کھانے پر انوائٹ کیا تھا، جہاں ذیشان اور سکینہ بھی شیز کے ساتھ آئے تھے، جو اب کافی ہیلدی ہو گیا تھا۔ آشر صاحب اور شہلا بچوں اور بچوں کے بچوں میں گھرے بیٹھے تھے۔ حیدر روبا کے ساتھ مل کر سب کو چائے سرو کر رہا تھا جب اچانک اس کی ٹانگوں سے کوئی لپٹ گیا۔ اس نے جھک کر اسے دیکھا تو منہ کھلا رہ گیا۔ شاہ زمان؟ اسے پیار کرنے کے بعد اس نے دروازے کی جانب دیکھا، جہاں ندیم اور نازی اپنی چھوٹی سی اینجل کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ سرپرائز! خوشی دگنی ہو گئی تھی۔ ہر طرف نظر گھما کر آصر صاحب نے یشمان کی تصویر کو دیکھا اور آنکھیں نم ہو گئی کہ اچانک حیدر اور سکینہ نے شیز اور چھوٹے یشمان کو ان کی گود میں رکھا اور ان سے لپٹ گئے۔ یک بلند آواز پر انہوں نے سامنے دیکھا جہاں بختو کیمرہ پکڑے کھڑا تھا۔ اسمائل! اور اسی کے ساتھ یہ خوشیاں ہمیشہ کے لیے کیمرے میں بند ہو گئی۔ اگر جو کبھی چاہو تم کو تو سنو مجھ سے دور نہ جانا کہ ہجر کی لاتیں بڑی رمبی ہوتی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے سولی پر لٹکے پتلوں کو، بند سانسیں کھلی آنکھیں کسی کی منتظر ہوتی ہیں۔ میری سانسوں میں خوشبو ہے تمہاری، میری آنکھوں میں عکس ہے تمہارا، میرے ہونٹوں پر تمہارا شباب ہے۔ سنو، مجھے خود میں سمیٹ لینا کہ محبتوں پر رقیبوں کی نظر ہوتی ہے۔ ہم دونوں نے مل کر جو آشیانہ بنایا ہے، کوئی تیسرا نہ آنے پائے، سنہرے آنگن کو جالے نہ پڑ جائیں، محبت کی ہنسی شامیں نہ ڈھل جائیں، کہ میری شدتیں بھول نہ جانا۔ اگر جو کبھی چاہوں تم کو تو سنو مجھ سے دور نہ جانا۔ ختم شد۔ سامعین، شریک حیات کا یہ سفر یہاں تمام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں نے اس سفر کو بہت انجوائے کیا ہوگا۔ اس طرح کے اور ناولز سننے کے لیے ہمیں کمنٹ ضرور کریں۔ آپ کے رسپانس کا ویٹ رہے گا۔ السلام علیکم۔